ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज़ आ रही है बच्चों? ओके। सो सबसे पहले तो भाई वेलकम टू एसटीडी सॉल्यूशंस। आज हमारी फर्स्ट क्लास है। मुझे बताएं ओरिएंटेशन में कौन कौन नहीं था? आप दोनों थे ओरिएंटेशन में? ठीक है, आप नहीं थे ओरिएंटेशन के अंदर। और ऑनलाइन में से कौन कौन बच्चा ओरिएंटेशन में नहीं था? मैं नहीं था। ओके चलो, नो इशू। सबसे पहले देखो, जहाँ भी हम जिस भी इदारे में पढ़ने जाते हैं तो उस इदारे के बारे में या जो वहाँ पे टीचर्स होते हैं उनके बारे में हमें एक बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि हम जिससे पढ़ रहे हैं वो बंदा क्या करता है। ठीक है, उस सेल्फ उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है। ठीक है ना, ऐसा तो नहीं है ना कि हम किसी भी एक जाहिल बंदे से या किसी भी अरे गहरे से हम पढ़ना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक छोटा सा एक इंट्रोडक्शन मैं अपना लिखता हूँ ताकि बेसिक सवाल होगा। बहुत से लोगों को तो नाम भी नहीं पता होगा, तो मैं एक सवाल लिखता हूँ कि क्या लिखा भाई? बोले थोड़ा सा। शाबाश शाबाश, हाँ कोशिश करो, बोलोगे। हाँ भाई, हुए अरसलान सिद्दीकी। तो अरसलान सिद्दीकी मेरा नाम है। और बेसिकली अगर मैं अपनी क्वालिफ़िकेशन की बात करूँ, सबसे पहली चीज़ सबसे पहले आता है दैट इज़ आई एम CA फाइनलिस्ट। ठीक है, आई स्टार्टेड माई चार्टर्ड अकाउंटेंसी बैक इन 2017। ठीक है ना, इसके अलावा आई हैव डन माई MBA इन फाइनेंस and I have completed my bachelor's BCom in 2016। ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास अटेंड कर लो। ठीक है, इसके अलावा अगर हम सर्टिफिकेशंस की बात करें, एक चीज़ सुना होगा आपने, इसको बोलते हैं टैक्सेशन। टैक्सेशन सुना है? नहीं सुना? अरे बोलो भाई, सुना है ना? आई हैव सर्टिफिकेशन इन टैक्सेशन एज वेल। एक चीज़ नहीं सुना होगा आप लोगों ने, जिसको हम लोग बोलते हैं IFRS। ये सुना है? नहीं सुना? IFRS क्या होते हैं? देखो, अकाउंटिंग ना कुछ रूल्स के हिसाब से होती है। ठीक है, IASB एक इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है जिसने अकाउंटिंग के कुछ रूल्स बनाए हुए हैं। ठीक है ना, उन रूल्स में IASB आता है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे। एक IFRS भी होता है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, ये बेसिकली कानून है, रूल्स हैं जिनके अकॉर्डिंगली आप अकाउंटिंग करते हैं। ठीक है ना, IFRS के अंदर भी सर्टिफिकेशन मेरे पास है। इसके अलावा एक छोटी सी और सर्टिफिकेशन थी, सर्टिफिकेशन इन फाइनेंस, वो भी मेरे पास होल्ड है। ठीक है, तो ये एक छोटी सी एक है क्वालिफिकेशन के लिस्ट। इसके अलावा मैंने और ऐसा कोई 3 नहीं मारा जो मैं यहाँ लिख सकूँ। ठीक है ना, अगर हम अपने एक्सपीरियंस की तरफ आते हैं तो वो सब्जेक्ट जो बेटा आप लोग मुझसे पढ़ने जा रहे हो, PRC 2 एंड PRC 4। ठीक है, PRC 4 में पार्शली पढ़ाता हूँ। PRC 4 आपका इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग है, जिसका 40% सिलेबस में पढ़ाता हूँ। ठीक है, बाकी मेरे साथ एक सर अली अमानुल्लाह हैं, वो भी पढ़ाते हैं, और से हसन मारफानी है, वो भी पढ़ाते हैं। तो पहले मैं अपना पोर्शन कुछ परसेंटेज पढ़ा दूंगा, 3 चैप्टर्स में अपने पढ़ा दूंगा, फिर सर अली अमानुल्लाह हमें ज्वाइन करेंगे। ठीक है ना, फिर मैं एग्जिट कर लूँगा और फिर वो आपकी क्लासेस कंडक्ट करते रहेंगे। फिर वो और सर हसन मारफानी आपकी साइमल्टेनियसली क्लासेस लेते रहेंगे अकाउंटिंग की। ठीक है ना, PRC 2 एंड PRC 4 मैं पढ़ा रहा हूँ बेटा फ्रॉम 2020 से। ठीक है ना, 2020 से मैंने सब्जेक्ट पढ़ाने शुरू किए थे। ऑलमोस्ट कोई 5 साढ़े 5 साल के करीब हो चुका है मुझे पढ़ाते हुए सब्जेक्ट। ठीक है ना, इसके अलावा आपके पास जब आपका कैफ सेकंड स्टेज है तो एक कैफ 6 होता था जिसको हम लोग बोलते थे MFA, मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस। ठीक है ना, कैफ के आपको पता है ना सब्जेक्ट्स हैं 1 से लेकर 8 तक।
तो कैफ के अंदर जो कैफ 6 होता था MFA, उसके अंदर भी स्टैट्स पोर्शन में ही पढ़ाता था, ठीक है। फिर ICAP ने बाद में वो पोर्शन हटा दिया। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, एक आपने नाम सुना होगा CSS का, सुना है? क्या होता है CSS? है लो, सेंट्रल, इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज। क्या होता है ये? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कंडक्ट करता है एग्जाम फॉर द पोस्ट ऑफ 17 ग्रेड के, 17 ग्रेड के ऑफिसर्स जो होंगे, इनिशियल जो 17 ग्रेड से स्टार्ट करेंगे उनका एग्ज़ाम होता है, ठीक है ना। और इस एग्ज़ाम के अंदर एक जर्नल साइंस एंड एबिलिटी है, एक पेपर वो पढ़ाता हूँ, और एक स्टैटिस्टिक्स का पेपर है, मैं वो पढ़ाता हूँ, ठीक है। ये दो पेपर मैं CSS में पढ़ा रहा हूँ फ्रॉम 2021। अच्छा, इसके अलावा मुझे बताओ, किसी ने बीकॉम किया है? कोई है बीकॉम किया हुआ? नहीं किया हुआ। तो अगर किसी ने बीकॉम किया हुआ होता तो मैं उसको बोलता बेटा कि मैं एडवांस अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड ऑडिट एंड इनकम टैक्स, ये सब्जेक्ट मैं अपने पास बीकॉम के अंदर पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। इसके अलावा किसी ने A लेवल्स किया है क्या? है भाई, किसने किया है? आपने किया। तो A लेवल्स के अंदर S1, S2 एंड P1, ये 3 सब्जेक्ट्स में पढ़ाता हूँ। S1 क्या है? स्टैट्स का पेपर है 1, ठीक है ना। S2 क्या है? स्टैट्स का पेपर 2, और P1 आपका मैथ्स का पेपर होता है, ठीक है ना। P2 नहीं पढ़ाता मैं। अच्छा भाई, कोई बच्चे इंटर कॉमर्स वाले? हाँ भाई, इंटर कॉमर्स किसी ने किया है? इन दो बच्चों ने किया। तो इंटर कॉमर्स के अंदर सिंपली आप अकाउंटिंग ले लो एंड स्टैट्स एंड मैथ्स का पेपर ले लो, ठीक है भाई। इंटर इंजीनियरिंग कोई है? तो इंटर इंजीनियरिंग के अंदर सब आप मैथ्स कंसिडर कर सकते हैं। जी वरुण। और मेडिकल का कोई है? अफसोस है, मेडिकल को बड़ा कुछ नहीं पढ़ाता मैं, अफसोस है मुझे भी इस बात का, लेकिन है तो क्या कर सकते हैं। तो अगर हम CA करते हैं तो बीकॉम करना चाहिए तो कर सकते हैं। देखो, करना चाहिए का जवाब है हाँ, करना चाहिए, ठीक है। क्या PRC के साथ साथ करना चाहिए? इसका जवाब है नहीं, ठीक है ना। उसका रीज़न क्या है? देखो, कल भी एक बच्चे से डिस्कशन हो रही थी इस हवाले से कि हमने बीकॉम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखो, बीकॉम के बारे में या ग्रेजुएशन के बारे में आपको मार्केट में बहुत सारे लोग ये मशवरा देंगे, बेटा CA कर रहे हो बीकॉम भी करो साथ में, ठीक है। किसी हद तक वो सही है, किसी हद तक वो गलत है। क्यों? क्योंकि इनिशियल फेज के अंदर इंसान एक बड़ी चीज़ को हासिल करता है या एक छोटी चीज़ को हासिल करता है। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए भाई? मैं एक सोने की कान में खुदाई कर रहा हूँ, मुझे पता है एक जगह बड़ा सोने का पीस है, एक जगह छोटा सोने का पीस है, तो मैं अपनी एफर्ट्स कहाँ लगाऊंगा? जहाँ बड़ा पीस होगा भाई, बड़ा पीस लेके घर चले आऊँगा यार, छोटा तो वैसे ही उसमें ही आ जाएगा ना यार। तो कहने का मकसद क्या है कि जब तक तुम लोगों को इसकी समझ ना आ जाए कि CA में किस तरीके से स्टडीज़ करते हैं, किस लेवल पे जाके ICAP पेपर पूछता है, किस लेवल पे जाके मैं पेपर तैयारी करूँगा, पेपर दूंगा, पेपर पास होगा, जब ये पता चल जाए तो उसके बाद तुम लोग CA की बीकॉम की तरफ मूव कर लेना, ठीक है। सर ये कब पता चलेगा? ये आपको तब पता चलेगा जब आप कैफ की फर्स्ट अटेम्प्ट दे देंगे, ठीक है ना। बच्चा PRC क्लियर कर ले, आपने कैफ की फर्स्ट अटेम्प्ट में 3 पेपर्स दिए, आपने 3 पेपर्स वो क्लियर कर लिए, अब आपको ये पता चल जाएगा कि ICAP पेपर कैसे पूछता है, मैंने कब कितना टाइम देना है पेपर को अपने, ठीक है, स्टडीज को। तो ICAP का पेपर भी क्लियर होता रहेगा, साथ में मैं बीकॉम भी मैनेज करता रहूँगा। आ रही है बात समझ में? क्योंकि देखो, एक मसला ये है बीकॉम करने में कि बीकॉम के पेपर्स होते हैं दिसंबर में और जनवरी में। आपकी जो कैफ की अटेम्प्ट आएगी वो आएगी सितंबर और मार्च। बिल फर्स्ट आपने सितंबर में, मुझे तो ना अभी 2025 चल रहा है ना, 2000 अज्यूम करो 2025 के सितंबर में आपने कैफ की अटेम्प्ट दे दी। पूरा फोकस आपका था कि मैं 3 पेपर कैफ के दूंगा, और पढ़ने के बाद आपने वो पेपर्स कैफ के दे दिए,
अब बीकॉम के पेपर्स कब आएंगे? दिसंबर के अंदर। सितंबर के बाद दिसंबर तक आने में कितने महीने लगे? अक्टूबर, नवंबर और भाई दिसंबर तो पेपर है ना, 2 महीने। तो 2 महीने में बीकॉम पार्ट 1 के अंदर 7 पेपर्स हैं, बीकॉम पार्ट 2 के अंदर 8 पेपर्स हैं, ठीक है ना। तो 2 महीने में तैयारी तो नहीं हो सकती। अच्छा, अगर आपने बोला चलो भाई कैफ गया ऑयल लेने, ठीक है ना, मैं एक काम करता हूं कि मैं बीकॉम की तैयारी करूंगा, तो अगर बीकॉम की तैयारी मेरा बच्चा करोगे तो फिर कैफ के अटेम्प्ट सितंबर भी जाया करोगे, और जो नेक्स्ट मार्च के अटेम्प्ट आएगी ना, दिसंबर के बाद मार्च भी आ रहा है ना, जनवरी फरवरी, फिर मार्च आ जाएगा 2 महीने के बाद। तो कहने का मकसद क्या है कि आपकी बीकॉम की एक अटेम्प्ट के पीछे कैफ का पूरा 1 साल जाया हो जाएगा। तो इसका समझदारी वाला फैसला क्या है कि बीकॉम पे फोकस करें या कैफ के ऊपर फोकस करें? कैफ के ऊपर फोकस करें। बीकॉम के ऊपर फोकस मैं तब करूंगा जब मुझे लगेगा नहीं यार बीकॉम तो मैं सेल्फ स्टडी पे ही गो थ्रू करूंगा चीजें और निकल जाएगा। अच्छा, बीकॉम करना लाजमी है या नहीं है? फिलहाल जरूरी नहीं है हिबा, अभी जरूरी नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जैसे जैसे आप क्वालिफाई हो गए तो उसके ड्यूरेशन में आप कर लेना, कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है। आ रही मेरी बात समझने बेटा? कैफ के बाद आप ले सकते हो एडमिशन, क्योंकि कैफ कंप्लीट होने का मतलब ये है कि आपको अब समझ आ गई कि आईकैप किस लेवल पे पेपर पूछता है, किस लेवल पे मैं आंसर जाके लिखूंगा, कैसा लिखूंगा, पेपर में कितनी तैयारी करूंगा, कितने घंटे रोज पढ़ूंगा कि पेपर मैनेज हो सके, वो आपको सब पता चल जाएगा, ठीक है ना। अब एक मैच्योर हो जाओगे। अभी तो कुछ नहीं है ना, सिर्फ अंधा कुआं है आगे तो अभी आपके। अभी जब कुएं में उतरोगे तो पता चलेगा ना कुआं कितना गहरा है। जब कुएं में तैरना शुरू कर जाए बंदा कि हाँ भाई अब मैं खड़ा हूं, पानी मेरे यहां तक आ रहा है, अब पता चल जाएगा मैं सर्वाइव कर सकता हूं, ठीक है ना। तो तब आप उसके अंदर बीकॉम में एडमिशन ले लीजिएगा। फिलहाल कोई भी जरूरत नहीं है किसी भी बच्चे को। आ रही है बच्चों बात समझ में? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों बात समझ में आ रही है सबके? अच्छा, ऑनलाइन में जितने ही प्यारे बच्चे हैं ना मेरे पास, वो सब मुझे इस नंबर पर अपना नाम लिख के मैसेज कर दीजिए, ठीक है, फॉर अटेंडेंस। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि मैं आप लोगों को सुबह उठ के गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजूंगा, ठीक है ना, दोपहर होते ही गुड आफ्टरनून का मैसेज भेजूंगा, रात होते ही गुड नाइट का मैसेज भेजूंगा, ठीक है ना, ठीक है। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है, सही है। आप लोग मुझे मैसेज कर दो ताकि मैं आपकी अटेंडेंस मार्क कर सकूं, ठीक है, क्योंकि मैं अभी ऑनलाइन क्लास में अटेंडेंस लूंगा तो फिर वो एक टाइम वेस्ट हो जाएगा हमारा 10-15 मिनट का। एनीवेज, तो कहने का मकसद क्या है बेटा कि अभी फिलहाल आपने टोटल फोकस अपना किस पे करना है? सीए के ऊपर फोकस करना है, अभी बीकॉम की तरफ मूव नहीं करना। अच्छा, आपको एक बात ये बेटा सुनने में आ रही होगी, वरुण बेटा मुझे मैसेज कर दें व्हाट्सएप के ऊपर, मैंने नंबर लिखा था ना, मुझे मैसेज कर दीजिएगा इस नंबर के ऊपर, ठीक है, अपना नाम लिख के बस। आप लोगों ने एक बात मार्केट में सुनी होगी, ऑनलाइन वालों आप भी सुनो बेटा, कि सीए बहुत मुश्किल होता है, सीए में पेपर बहुत रुकते हैं, आईकैप बहुत मुश्किल से पेपर पास करता है, बहुत दफ़ा पेपर देने पड़ते हैं तब जाके पास होता है। इस बात में कितनी हकीकत है और कितनी हकीकत नहीं है? मैं ये बोलता हूँ कि ये सारी बकवास बातें। आईकैप क्या मुझे जानता है? मैं तो आईकैप से 2017 से एसोसिएट हूँ ना यार, है कोई 8-9 साल हो गए आईकैप से जुड़े हुए। आईकैप मुझे नहीं पहचानता, आईकैप आपको पहचानता है? नहीं पहचानता। तो क्या आईकैप की आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी है कि जानबूझ के नहीं बेटा ये बच्चा आएगा इसी का पेपर रोकूंगा मैं, है? नहीं। आईकैप का एक क्राइटेरिया है कि भाई मैं जो पूछ रहा हूं पेपर के अंदर, अगर बच्चा सही लिख के आता है तो मैं पास करूंगा, सही नहीं लिख के आएगा तो मैं फेल करूंगा। इंटर बोर्ड थोड़ी कि मैं पास कर दूंगा। आ रही मेरी बात समझ में? तो कहने का मकसद क्या है कि आईकैप जानबूझ के पेपर्स किसी के भी नहीं रोकता। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अपनी क्लास में इस टाइम के ऊपर कोई नॉन मुस्लिम बच्चा तो नहीं है ना? है भाई? हाँ, कलमा सुना, शुक्र है बचा। हाँ भाई, ऑनलाइन में तो कोई ऐसा बच्चा नहीं है, तो क्यों मैं एक एग्जाम्पल वैसे देने जा रहा हूँ। देखो, मिसाल के तौर के ऊपर इस्लाम ने हमें एक हमारी बाउंड्री लिमिट बता दी है,
ठीक है ना, कि बेटा आपने इस बाउंड्री के बाहर कोई एक्ट नहीं करना है। अगर इस बाउंड्री को क्रॉस करोगे तो फिर आप क्या हो जाओगे, इस्लाम से खारिज हो जाओगे। ऐसा है या नहीं है भाई? है। इसके अंदर अंदर रह के आप अपना काम कर सकते हैं ताकि आपका ईमान भी सेफ रहेगा और आप बचत भी आपकी रहेगी। तो क्या करा, इस्लाम ने एक बाउंड्री बना दी, बेटा इस बाउंड्री के अंदर अंदर लेना रहना है, इसके बाहर नहीं जाना है। इसी तरीके से सीए के अंदर भी एक बाउंड्री मैं आज एक सेट कर रहा हूं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को पता चले कि भाई ये वो काम है जो कि मैंने नहीं करने, अगर करूंगा तो क्या हो जाऊंगा, है भाई, फेल हो जाऊंगा। अगर करूंगा ये काम तो क्या हो जाऊंगा, फेल हो जाऊंगा। तो अपने रजिस्टर्स ओपन करें सब लोग और फर्स्ट पेज के ऊपर लिखें रीजंस ऑफ फेलियर। सही है, आप कौन सी बातें कर रहे हैं, आज पहले दिन है, कोई अच्छी अच्छी बातें करें कि ड्राइवर मिलेगा, 50 लाख सैलरी मिलेगी, फलाना मिलेगा, डिमाका मिलेगा, है एक बंगलो मिलेगा सी फेसिंग रोड पर, है ऐसी बातें करें। भाई ऐसी बातें आती नहीं तो कैसे करूं मैं। तो रीजन ऑफ फेलियर आप लोग अपने फर्स्ट पेज के ऊपर लिखो रजिस्टर के, ताकि जब जब आपको लगे कि भाई मैं ट्रैक से आउट हो रहा हूं तो जरा ये खोल के पढ़ लेना, तो फिर पेपर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ भाई मेरा रिजल्ट क्या आएगा। आ रही है बात समझ में? ऑनलाइन स्टूडेंट सब मेरे साथ हैं या नहीं है, जल्दी से बता दो बेटा, शाबाश। ऑनलाइन स्टूडेंट्स शाबाश बेटा, वेरी गुड, सब मेरे साथ साथ कनेक्टेड रहें। अच्छा, कुछ बच्चों का मैं ग्रुप के ऊपर देख रहा था, वो ये सोच रहे थे कि हम ऑनलाइन क्लास लेंगे तो क्या फिजिबल होगा, नहीं होगा, क्या मैं क्विज़ेस दे पाऊंगा, मॉक दे पाऊंगा, कोई इस तरह से चल रहा था। किसी ने देखा था ग्रुप पर? मैं तो देखा था, ठीक है ना। तो उसका आसान सा आंसर ये है बेटा कि ऑनलाइन बच्चा भी वही अटेंशन सीख करेगा हमारी जो कि फिजिकल बच्चा ले रहा है, ठीक है ना। इसमें कोई भेदभाव नहीं है, ना तुम लोग सोतेल हो ना ये लोग सोतेल हैं, ठीक है ना, सारे ही सगे। तो टेस्ट और क्विजेस बस फॉलो अप आपने रखना होगा। जैसे मिसाल के तौर के ऊपर आज मैंने क्लास में क्विज ले लिया, अब क्लास क्विज वाले जो बच्चे फिजिकल बच्चे हैं वो तो मुझे अपने आंसर सबमिट करवा देंगे ना। अब ऑनलाइन वाला क्या सबमिट करवाएगा? ऑनलाइन वाले का काम ये है बेटा कि उस पिक्चर लेगा अपने वर्किंग की और मुझे व्हाट्सएप कर देगा। आ रही है बात समझ में? तो इस तरीके से ऑनलाइन वाले का भी क्विज कंडक्ट हो जाएगा, ठीक है, उसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। अच्छा, ऑनलाइन वाले को सारा मटेरियल कैसे मिलेगा? भाई व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू मिलेगा। अच्छा, व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर हमने एक ड्राइव का लिंक भी दे दिया है, तो जो भी हैंडआउट्स टीचर यूज़ करेंगे वो सारे के सारे उस ड्राइव के ऊपर मौजूद होंगे, ठीक है ना। आप जाके वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और या तो टीचर से कुछ डायरेक्टली ही मांग लो या तो टीचर ग्रुप में भी शेयर कर देता है। तो उसमें कोई ऐसा मसला नहीं होगा तुम लोगों को कि यार हम ऑनलाइन पढ़ रहे थे, ये हैंडआउट हमसे मिस हो गया या ये मटेरियल हमसे मिस हो गया, कोई ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो बेटा रीजंस ऑफ फेलियर में सबसे पहला क्या लिखा मैंने? सेलेक्टिव स्टडी। देखो, एक बच्चे को अफसोस की बात यह है कि जिम हम जिस बैकग्राउंड से होते हुए आ रहे हैं, हमने 9 मैट्रिक में पेपर दिए, कुछ का सेंटर अच्छी जगह पड़ा, कुछ का सेंटर इंतहाई ख़राब जगह पड़ा, तो वो जो बिगड़ने वाला बच्चा था पूरा बिगड़ गया। बोलो उस्ताद 500 रुपये दो, पूरा काम हो जाता है, कोई पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, बुक नोट्स रख के छापो। ऐसा होता है नहीं होता है? मैंने भी दिया भाई, मेरे को पता है होता है, ठीक है ना। इंटरमीडिएट में इससे ज़्यादा होता है, बोलो ज़रूरत ही नहीं, पेपर भी नहीं दो, एंड में जाके मिठाई के पैसे दे देना, बच्चा पास हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब ऐसा यहाँ नहीं चलेगा। तो हमारे बच्चे को क्या था, एक सिलेक्टिव स्टडी करने की आदत थी कि यार 5 ईयर से इंपॉर्टेंट लगाऊंगा। बात को समझना ज़रा कि भाई ये सवाल हर साल आता है, इस साल भी आएगा, और आता भी था पेपर में। ये सवाल 2 साल छोड़ के आता है, पिछले 2 सालों से नहीं आया, इस साल लाजमी आएगा, और आता भी था। ऐसा होता था नहीं होता था? तो हमारे माइंड को क्या हो गया, इन 4 सालों में 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के अंदर माइंड गुलाम हो गया है कि भाई सिलेक्टिव पढ़ूंगा, वही पेपर दे के आऊंगा, वही पेपर दे के मेरा पेपर पास हो जाएगा। कोई बच्चा एमडी कैड के बाद स्टार्ट करे सीए तो आप क्या एडवाइस करेंगे? बिल्कुल कोई मसला नहीं है, एमडी कैड के बाद स्टार्ट करे, कोई इशू नहीं है। उसका तरीका ये होता है कशफ के बेटा क्लासेस साथ साथ लेता रहे,
अगर एमडी कैट का टेस्ट क्लियर हुआ तो वो उस तरफ चले जाए, टेस्ट नहीं क्लियर हुआ तो यहाँ तो पढ़ाई का लॉस नहीं होगा उसका, ठीक है ना, क्योंकि एमडी कैट का पासिंग रेशो बहुत मिनिमम है। तो फिर यहाँ भी लॉस हो जाएगा, वहाँ भी लॉस हो जाएगा। तो इसीलिए क्लासेस डेली बेसिस के ऊपर लेते रहो और थोड़ा थोड़ा अपना साथ साथ कैसे मैनेज होगा, साथ साथ बिल्कुल मैनेज होगा। आप अपनी क्लासेस के टाइम यहाँ पे क्लासेस लें, उसके रिमेनिंग टाइम के ऊपर आप एमडी कैट की तैयारी करें। अभी तो सिर्फ क्लासेस शुरू हुई हैं, एग्जाम्स तो नवंबर में जाके देने हैं हमने, ठीक है ना। अभी कोई क्विजेस, कोई टेस्ट, कोई कुछ नहीं आएगा। अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग चलेगी, सवाल क्लास में होंगे, क्लास में आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी, कोई असाइनमेंट नहीं आएगा, कोई क्विज नहीं आएगा। क्विज और असाइनमेंट कब आते हैं? जब चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आज मैं एक चैप्टर स्टार्ट करूंगा, मैं 3 हफ्ते बाद जाके खत्म करूंगा उस चैप्टर को, ठीक है, बड़ा चैप्टर है, तो 3 हफ्ते बाद जाके मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, फिर असाइनमेंट कंप्लीट होगा तो फिर क्विज दूंगा, असाइनमेंट करने के लिए मैं आपको 10 से 15 दिन दूंगा। आ रही बात समझ में? तो अभी फॉरन कुछ नहीं होगा, क्लासेस आप लेते रहो, साथ साथ अपने बैकग्राउंड में एमडी कैट की तैयारी करते रहो। हाँ भाई, सिलेक्टिव स्टडी का क्या मतलब था कि हम ये सोचते थे कि सिलेक्टेड पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे और इंपॉर्टेंट पढ़ के पेपर दे आएंगे, हमारा पेपर पास हो जाएगा। सीए के अंदर कोई भी चीज सिलेक्टिव स्टडी जैसी नहीं होती, इस बात को जहन में बिठा लो। अगर पूरा सिलेबस है तो पूरा सिलेबस पढ़ना है। हाँ, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट, लीस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, जिससे मुझसे पूछोगे क्यूएम के अंदर, अकाउंटिंग के अंदर, तो बता दूंगा भाई इस चैप्टर की वेटेज ज्यादा है, इस चैप्टर की वेटेज कम है, तो ऑल्टरनेट हमें फोकस करना पड़ जाएगा उसी लिहाज से। लेकिन कोई भी चीज बेकार नहीं है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो याद रखना, सिलेक्टिव स्टडी जो बच्चा करेगा उसका पेपर भी पास नहीं होगा। क्या लिखा मैंने? इनकंसिस्टेंट स्टूडेंट। इनकंसिस्टेंट स्टूडेंट कौन होता है? जो बच्चा अपने मूड के हिसाब से क्लास लेके, आज मेरा मूड हो रहा है तो मैं क्लास लूंगा, आज मेरा मूड नहीं है तो मैं क्लास नहीं लूंगा, आज टांग में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, क्लास की छुट्टी, घर पे मेहमान आए हुए 2 क्लास की छुट्टी। भाई ऐसे सीए नहीं होता, ठीक है ना। आपने एक डिटरमेंट होकर अपनी क्लासेस लेनी है और घर जाके अपनी सेल्फ स्टडी करनी है, ठीक है बेटा। अच्छा, एक चीज और, मुझे एक बात बताओ, जब बच्चे ने सिलेक्टिव स्टडी करी, आधा ही सिलेबस पढ़ा, आधा छोड़ दिया, तो क्या उसको पूरे पेपर की नॉलेज है या नहीं है? फिर ऐसे ही होगा कि चैप्टर नंबर 4 से सवाल आ रहा होगा, वो आंसर लिख के आ रहा होगा चैप्टर नंबर 6 के हिसाब से, उसको पता ही नहीं ना सवाल कहां से आ रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं लैक ऑफ नॉलेज। तो जिस बच्चे के पास लैक ऑफ नॉलेज होगी, उस बच्चे का भी पेपर मेरे प्यारे बच्चों पास नहीं होगा। 4th पर हमारे पास आता है लैक ऑफ प्रैक्टिस। अब सर ये क्या चीज है लैक ऑफ प्रैक्टिस? देखो, लैक ऑफ प्रैक्टिस का मतलब ये है कि आईकेप में हर एक सवाल को सॉल्व करने के लिए एक रीजनेबल टाइम है, हमें टाइम मैनेज करना है। बहुत से बच्चे कहते हैं यार आईकेप का पेपर इतना लेंथी होता है, पेपर कंप्लीट ही नहीं होता। भाई आईकेप का पेपर इंटर बोर्ड का पेपर नहीं, आपको पता है आईकेप का पेपर बनने के बाद एक कमेटी होती है जो पेपर बनाती है, ठीक है ना। एक कमेटी है पहले जो कि पेपर अपने अपने बनाएगी, वो उस कमेटी को सबमिट कराएगी, फिर वो कमेटी जो शफलिंग करती है उस पेपर की, पेपर को अरेंज करती है। फिर पेपर अरेंज होने के बाद जब फाइनल पेपर बन जाता है तो फिर उसको अटेम्प्ट करवाया जाता है कि वाकई ये 3 घंटे के अंदर इजीली मैनेजेबल है बच्चे से या नहीं है। ऐसा नहीं कि भाई ये सवाल ये सवाल ये सवाल ये सवाल बच्चे को दे दिया, लो भाई 5 पेज का पेपर है, कर सॉल्व, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो एक पेपर बड़ा ही जो है वो डिजाइन फॉर्म के अंदर आप लोगों को दिया जाता है और पहले वो अटेम्प्ट करवाया जाता है कि क्या ये बच्चा पेपर सॉल्व कर लेगा आराम से, तो फिर पेपर मार्केट के अंदर आता है, ठीक है, बच्चों को दिया जाता है। तो लैक ऑफ प्रैक्टिस का मतलब क्या? भाई मिसाल के तौर के ऊपर मैंने आपको एक असाइनमेंट दिया जिसके अंदर 100 क्वेश्चंस थे। कितने थे क्वेश्चंस? बोलो भाई बोलो। अच्छा, अब उस 100 क्वेश्चंस के अंदर क्या हुआ? एक बच्चे ने 50 सवाल सॉल्व करे सिर्फ, और 50 सवाल सॉल्व करने के बाद उसने बोला कि उस्ताद मुझे तो सब आता है, आपका भाई कर लेगा पेपर में, ठीक है ना। क्या उसकी स्पीड और जिसने पूरे 100 किए होंगे सवाल, उसकी स्पीड में फर्क होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर, फर्क है। अभी आपने कैलकुलेटर के ऊपर एफिशिएंटली यूज किस तरीके से करना है कि आपने अपने स्क्रीन के ऊपर सवाल पढ़ोगे पेपर में और कैलकुलेटर, बहुत से लोगों को देखा ना मैसेज टाइप करते हैं टकाटक 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 छोटे फोन से, देखा है ना,
बातें इधर कर रहा है, खाना इधर खा रहा है, लेकिन वो फ़ोन से मैसेज टाइप कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके ये थम्स को, फिंगर्स को पता है कि कौन सा बटन कहाँ है। आ रही बात समझ में? तो इसीलिए जब हम भी पेपर देंगे, तुम सवाल तो बोर्ड पे पढ़ रहे होंगे उसके ऊपर, स्क्रीन के ऊपर, लेकिन हम अपने कैलकुलेटर में देखेंगे नहीं, हमारा फिंगर्स बखुद टाइप कर रहा होगा। मैं अभी यूज टू करवा दूंगा आप लोगों को, बेफिक्र हो जाए, ठीक है ना। तो लैक ऑफ प्रैक्टिस कहाँ आता कि भाई उस बच्चे ने 50 सवाल सॉल्व किए थे, उसने 100 सवाल सॉल्व करे। जिसने 100 सवाल सॉल्व करे उसका पेपर अच्छा हो गया, और जिसने 50 सवाल सॉल्व किए उसका वही रोना था, क्या पेपर बहुत लेंदी है भाई, है। तो मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए कभी भी याद रखिएगा कि आपने को जो भी असाइनमेंट दिया जाए जिस भी टीचर की तरफ से, वो पूरा कंप्लीट करना है, ताकि टाइम मैनेजमेंट आपकी हो सके। कोई भी टीचर ऐसा नहीं है कि उसको 100 सवाल मिले तो उसने 100 दे दिए, उसको 400 मिले तो 400 दे दिए। एक लिमिट के हिसाब से हमने डिजाइन करे हुए हैं सारी चीजें, ताकि आपको पेपर में हेल्प आउट हो, ठीक है। अच्छा जी, पांचवी चीज जिसको हम लोग बोलते हैं करेक्ट डायरेक्शन। अब करेक्ट डायरेक्शन का मतलब क्या है? देखो एक बात को याद रखना, जब एक छोटा बच्चा होता है ना, उसको कायदा पढ़ना सिखाते हैं, कुरान पढ़ना सिखाते हैं, तो पहले उसको एक कायदा पढ़ाते हैं, है ना। जेर क्या है, जबर क्या है, पेश क्या है, तजदीद क्या है, सब चीजें उसको बेसिक सिखाते हैं। अच्छा, बेसिक सिखाने के बाद उसको सबसे पहले कौन सा सिपारा पढ़ाते हैं? कायदे के बाद सबसे पहला सिपारा, वो पहला सिपारा नहीं पढ़ता, वो 30वां सिपारा उसको पढ़ाते हैं, क्योंकि कंपैरेटिवली इजी है, ठीक है ना। फिर जब वो बच्चा पढ़ लेता तो फिर वो फर्स्ट से और सेकंड से शुरू करना शुरू कर देते हैं। आ रही मेरी बात समझ में? ताकि बच्चे को यूज टू हो। कारी साहब को पता है बच्चे को पढ़ाना कैसे। अब कोई बच्चा बोला भाई यार डायरेक्ट ही तीसरा शुरू करा दिया इन्होंने, तो पहले से शुरू, तो भाई करेक्ट डायरेक्शन क्या है कि कारी साहब को पता है कि बच्चा यूज टू कैसे होगा, ठीक है। तो इसीलिए हर सब्जेक्ट की डायरेक्शन आपको सब्जेक्ट एक्सपर्ट बताएगा कि यार आपने पढ़ना किस तरीके से, ठीक है। मैं अपने सब्जेक्ट का आपको बता दूंगा, मैं जैनब अपना बता देंगी, तो अगर कोई नहीं बताया तो उससे पूछना भाई पढ़ाई कैसे करूं, क्या करूं पेपर पास होना। याद रखना अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, पेपर पास करना, बस और कुछ नहीं करना है, पेपर पास करना हमारा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो करेक्ट डायरेक्शन आप लोगों को आपका टीचर बताएगा। अच्छा, एक चीज और है जो मैं हर बैच में बच्चों से कहता हूं, और आप लोगों से ही बोलूंगा, कान खोल के इस बात को सुनो। वो बात ये कि मिसाल के तौर के ऊपर भाई हमारे पास ये बच्चा, क्या नाम है तुम्हारा? अभियान, इब्राहिम। अब भाई इब्राहिम के भाई की शादी थी, इब्राहिम साहब चले गए 2 हफ्ते की छुट्टी पर, ठीक है। अब 2 हफ्तों में पीछे तो बहुत सारी क्लासेस हो गई, बहुत सारे असाइनमेंट हो गए, क्विजेस भी हो गए, बहुत कुछ हो गया ना, 5 सब्जेक्ट चल रहे हैं। अब ये बच्चा अपने ही माइंड से सोचता है कि यार मैं रिकॉर्डेड स्विच कर लेता हूँ। खुद ब खुद ही इसने सोचा कि मैं रिकॉर्डेड चला जाता हूँ, कि 2 हफ्तों का लॉस है, पहले पुराना लॉस कवर करूंगा फिर आगे बढ़ना शुरू करूंगा, खुद ब खुद अज्यूम करके ना। तो ये बात गलत है। पहले अपने टीचर से पूछो कि भाई मेरा 2 हफ्ते का लॉस हो चुका है, अब मैं क्या करूं कि लॉस भी कवर हो जाओ, साथ में करंट क्लासेस के भी साथ साथ आ जाऊं। हमेशा याद रखना आपने करंट क्लासेस के पैरेलल चलना है, साथ साथ चलना है। तो कोई टीचर बताएगा कि भाई मैंने 3 दिन बाद चैप्टर खत्म करने वाला हूँ, 3 दिन तक रिकॉर्डेड ले लो, 3 दिन बाद लाइव क्लास में आ जाना, फिर रिकॉर्डेड लेते रहना, लाइव क्लासेस चलाते रहना। आ रही है पसंद में? कोई टीचर बोलेगा भाई मैं कल से ही नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ, तो नया चैप्टर की तो बचत हो जाएगी ना आपकी, नया चैप्टर क्लासेस में लेते रहना, पुराना चैप्टर्स क्या होगा रिकॉर्डेड में पढ़ते रहना। आ रही है मेरी बात समझ में? नहीं आ रही? लेकिन ये कैसे पता चलेगा? जब टीचर से पूछोगे। कोई भी टीचर डांटेगा मारेगा नहीं आपको, ठीक है, इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूँ, सही है। अच्छा जी, तो मेरे प्यारे बच्चों, ये कुछ रीजंस हैं जो कि बच्चा अगर करेगा तो फिर उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, पेपर, उसका रिजल्ट यही निकलेगा कि उसका पेपर पास नहीं होगा, फेल होगा, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मुझे बताओ आईकैप का, आईकैप तो पता है ना क्या है? किसी का कोई सवाल है रीजन ऑफ फेलियर के अंदर, तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज मुझसे कर लीजिए, शाबाश। ओके अभी हाँ, और बच्चे जो हैं बेटा शाबाश मैसेज करते हैं। वैसे तो तुम लोग मैसेज करने के लिए तरसते हो कि जैसे ही सीन आएगा मैसेज आएगा फटाफट से मैं मैसेज करूंगा, हैं? ओके हिबा, ओके अली हैदर, ओके प्यारे बच्चों, चलो फिर थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। आईकैप का पासिंग रेशो क्या है क्यूएम का?
PRC2 का। PRC2 का ICAP का पासिंग रेशो क्या है? ICAP का PRC का पासिंग रेशो है 45% टू 48%, मतलब 50% भी नहीं है। 100 बच्चे पेपर देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने बच्चे पास होंगे? 45, 48 हैं, 50 कर लो, चलो 50%, आधे बच्चे फेल होंगे, क्योंकि ICAP के पास तो हर इंस्टीट्यूट का बच्चा जा रहा है ना। अब बात आती है मेरा पासिंग रेशो सिंस 2020 टिल टुडे, 2020 से लेकर आज तक का पासिंग रेशो मेरा क्या है? हाँ भाई, क्या होगा? सर 20% लगाए, 25% लगाए, भाई 50% करना है ना, तो सारे टीचर्स को मिला मिला के 50 कर लो, बोलो 5 टीचर ने 50, 10% है आपका पासिंग रेशो। 100 बच्चे पढ़ाओगे तो 10 पास होंगे सिर्फ, और बाकी फेल होंगे। क्या लगता है? 75 टू बहुत दूर है एस्टिमेट आपका, बहुत दूर का मतलब पीछे। नॉट लेस देन 98%। कितना? 98% से नीचे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है कि आज तक नहीं आया। लीस कितना आया? 98 का मतलब 100 बच्चे पढ़ाए तो 98 पास होगा, सिर्फ 2 फेल हुए। किसी बैच में वो 2 भी नहीं हुए, किसी बैच में 1 बच्चा फेल हुआ। सर फिर वो 1 क्यों फेल हुआ? क्योंकि वो बच्चा डीठ था, है भाई। और भाई इस्लाम के अंदर ये तो सारे थोड़ी कि सारे लोग जन्नत में चले जाएंगे, कुछ लोग जहन्नुम में भी तो जाएंगे, हैं? और कुछ लोग जहन्नुम पे जाने पे गर्दन भी हिला रहे हैं क्लास में, हैं? तो वो जो जहन्नुम में जाने वाला बच्चा था वो फेल हो गया, वो सब लोग सब तो क्वालिफाई थोड़ी करेंगे। तो कहने का मकसद क्या है बेटा, कि टीचर आपको सिर्फ क्या करेगा? सिर्फ गाइड करेगा। अभी तुम लोग छोटे बच्चे हो, तुम लोग का हाथ पकड़वा के चलाऊंगा, लेकिन अगर आपने छोटे बच्चों को चलते हुए देखा ना, फिर क्या होता है? भागने की कोशिश करता है, फिर भागता है तो फिर क्या होता है? देखो सबको पता है गिर जाता है। जब गिर जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा? चोट लगेगी ना, फिर नाक टेढ़ी हो जाएगी बेटा। लड़की वाले हाँ भी नहीं करेंगे, मना कर देंगे, बोलेंगे लड़की की नाक टेढ़ी है। ये भी होगा उसके बाद। आ रही बात समझ में? तो कहने का मकसद क्या है कि मैं अभी आप लोगों का हाथ पकड़वा के चलवाऊंगा कि किस तरीके से मेरे साथ साथ चलना है। साथ साथ चलते रहेंगे, पेपर पास हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है? तो सर ऐसा आप करते क्या हैं? अब एक बच्चा आया बीच में से उड़कर, तो सारे सवाल मैं खुद ही कर रहा हूँ, जवाब भी खुद ही दे रहा हूँ, देख रहे हैं आप? एक बच्चा आया बीच में से उड़ के, बोला सर आप ऐसा क्या करते हो कि आपका 98% रिजल्ट आ रहा है, बाकी इदारे वाले ऐसा क्या नहीं करते जो कि उनका रिजल्ट इतना नहीं आ रहा है? भाई ऐसा सवाल आता है जहन में? नहीं आता है? आता है ना, फिर पूछा क्यों नहीं? हाँ अच्छा, मैंने पहले ही पूछ लिया। अच्छा चलो ओके, ये भी सही है। हाँ जी, तो भाई मैं ऐसा क्या करता हूँ कि मेरा रिजल्ट ऐसा आ रहा है और बाकी इदारों का ऐसा नहीं आ रहा, ठीक है ना? आओ, तो मैं एक सवाल लिखता हूँ और सवाल बड़ा मज़ेदार है। सवाल ये है कि हाउ आई टीच PRC2 एंड PRC4, कि मैं PRC2 और PRC4 किस तरीके से आप लोगों को पढ़ाऊंगा। अच्छा ये सिर्फ आप लोगों को नहीं, अब तक यही करता हुआ आ रहा हूँ 2020 से, हर साल यही काम करता हूँ, ठीक है ना? सबसे पहली चीज़,
क्या लिखा मैंने प्यारे बच्चों? कॉन्सेप्ट बिल्डिंग डे 1। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का मतलब ये होता है कि अगर मैं एक सवाल आप लोगों को शो करता हूं और उस पर बताता हूं बेटा ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, बात को समझना। सवाल शो किया, मैं बोल दिया भाई ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो उसका पहले मैं रीजन दूंगा क्यों भाई, क्यों ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, दूसरा क्यों नहीं होगा। आज तक हमने ये तो पढ़ा कि माइनस माइनस प्लस होता ही नहीं होता है, और प्लस 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 होता है, प्लस माइनस। कभी टीचर से पूछा क्यों? किसी ने नहीं पूछा क्यों। और अगर टीचर जरा सा होशियार तो बोलो मैथ्स का रूल है। वो मैथ्स का रूल क्या घर में बनाया था तुमने? अपने पास से मैथ्स का रूल है। हर चीज के पीछे एक लॉजिक है, ठीक है ना। मैथ्स में हर चीज प्रूवन होती है, एक बात को याद रखना। केमिस्ट्री नहीं है, केमिस्ट्री में क्या होता है, वो टीचर बता रही है बेटा इधर से इलेक्ट्रॉन निकला, इधर इधर उधर चला गया इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले आइटम के पास, ऐसा है ना। ओ भाई मेरे को नजर आ रहा है क्या? एक इमेजिनेशन के ऊपर दुनिया कायम है, हो सकता है वो वहां नहीं गया हो, कहीं और निकल गया हो। मेरे साथ बंदा हो तो मैं तो बोलूँ भाई मैं प्रूफ तो करके बताएं कि इधर कैसे गया, इधर भी निकल गया होगा ना, और भी तो एटम है एटमॉस्फेयर के अंदर। तो एक बात को याद रखना, पहले हमेशा लॉजिक बताऊंगा, उसकी बेसिक्स बताऊंगा, फॉर्मूले भी किस तरीके से बनते हैं वो भी बताऊंगा, कि फॉर्मूला जो हम यूज कर रहे हैं ये बनाया कैसे गया। आ रही है बात समझ में? और ये ज्यादा दूर नहीं है, ये आज की क्लास या कल की क्लास, आपको ये पता चल जाएगा कि फॉर्मूला जो हम यूज करेंगे अभी इनिशियली वो उसकी बैकग्राउंड की लॉजिक क्या है, वो किस तरीके से बनाया गया, ठीक है ना। हो सकता है कोशिश करूंगा कि आज ही बता दूं आप लोगों को, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कब से करेंगे बेटा? पहले दिन से। आज भी बहुत सारी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हमने करी है, एक बात को याद रखिएगा, ठीक है। सेकंड चीज आपके पास मेरा प्यारा बच्चा ये है कि मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा अपने ओन हैंड आउट से। 1 रुपए की किताब आपने बाहर से नहीं लेनी है, इस बात को याद रखना। 1 रुपए की किताब नहीं लेनी है आपने, ठीक है। सिर्फ आप लोगों के पास क्यूएम के 2 रजिस्टर्स होने चाहिए, इस बात को याद रखना। इतना मोटा रजिस्टर ले लेना बेटा, देखो ये बुक देख रहे हो ना, इतना मोटा रजिस्टर ले लेना, शॉप पे जाना, उसको बोलना 8 बाइंडिंग वाला रजिस्टर दे दो। कौन सी बाइंडिंग वाला बोलो? 8 बाइंडिंग वाला। तो उसमें क्या होगा कि इस तरीके से हार्ड होगा गत्ता, और यहाँ पे कपड़ा लगा होता है, देखा ना रजिस्टर कपड़ा थोड़ा सा बड़ा होता है साइज में, तो वो 2 ले लेना। 2 क्यों लेने? 2 इसलिए लेने कि एक आप क्लास में कैरी करोगे अपने पास, जो कि रोजाना लेके आओगे कैंपस, घर लेके जाओगे, रोजाना की वर्किंग उसमें करोगे। दूसरा क्यों लेना है? दूसरा इसलिए लेना है कि जो मैं असाइनमेंट आप लोगों को दूंगा ना वो उसमें सॉल्व करोगे। फिर जिस दिन असाइनमेंट सबमिशन डे होगा तो वो वाला रजिस्टर लेके आना, मुझसे चेक करवाना, ठीक है। और मैं मुझ पर साइन करूंगा, फिर वो घर पे रख देना। आ रही है मेरी बात समझ में? ऐसे लूज शीट्स के ऊपर हम असाइनमेंट नहीं करेंगे। ऐसा ना हो पता चला भाई 2 महीने पहले असाइनमेंट किया था, पता नहीं कहाँ गया वो, आज रिवाइज करने बैठा हूँ पता नहीं किधर गया। आ रही है मेरी बात समझ में? नहीं आ रही? तो 2 रजिस्टर्स ले लेना, एक कैरी करना और एक घर पे। ये छोटे वाले रजिस्टर नहीं चलेंगे ये, और ना ये बीसी वाली डायरी चलेगी, ठीक है। तुम्हारा रजिस्टर ये पुराना है ये, है ना, तो नया रजिस्टर ले लेना, ठीक है प्यारे बच्चों। अच्छा जी, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के बाद क्या होगा? देखो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में ये होगा कि जितने भी सवाल थे 50 सवाल मैंने क्लास में करा दिए खुद ही एक्सप्लेन करके, ठीक है। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के बाद क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? प्रैक्टिस के बाद होगा असाइनमेंट। मैं आप लोगों को असाइनमेंट दूंगा, आप लोगों ने, और एक रीजनेबल टाइम दे दूंगा, बेटा ये 100 सवाल है और 100 सवाल को सॉल्व करने के लिए कितने दिन है? लेट से 10 दिन है भाई। 100 को 10 से डिवाइड करो, एक दिन में कितने सवाल बनते हैं? मुझे बताओ, एक दिन में 10 एमसीक्यू सॉल्व कर लोगे या नहीं करोगे? ओ भाई 10 एमसीक्यू का मतलब है मुश्किल से आधा घंटा। याद है ना मैंने कल बताया था कि 3 से 4 घंटे सेल्फ स्टडी करनी है, तो आधा घंटा निकाल लेना यार, क्या मसला है? इंसान को मौत नहीं आएगी, ऐसा है ना। ओके, 4th के ऊपर असाइनमेंट करने के बाद मैंने आपसे कहा था कुछ सवाल होंगे जो कि हमसे नहीं सॉल्व होंगे, तो वी विल डिस्कस दोज क्वेश्चंस इन असाइनमेंट डिस्कशन। असाइनमेंट डिस्कशन क्लास होगी जो कि मैं संडे को रखूंगा स्पेसिफिकली, जिसमें जो सवाल नहीं होंगे सॉल्व वो मैं क्लास में खुद सब बच्चों को कराऊंगा लाइव क्लास की तरह। कि मुझसे सर 5 नहीं होता, मुझसे 8 नहीं, मुझसे 10 नहीं, मुझसे 15 नहीं, जो सवाल होगा वो क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे। असाइनमेंट डिस्कशन के बाद
we will move to quizzes and I will conduct at least 3 quiz. ठीक है ना? कितने, एक चैप्टर के ऊपर कितने क्विज होंगे? कम से कम 3 क्विज होंगे. एक बेसिक क्विज होगा, एक मॉडरेट लेवल क्विज होगा और एक पेपर से अबव लेवल क्विज होगा, ताकि आप पेपर में इजीली मैनेज कर लो. ठीक है ना? अच्छा, क्विजेस के बाद क्या होगा? फिर वही कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी, नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर स्विच कर देंगे. इस दौरान किसी बच्चे को कोई मसला आएगा तो बेटा मैं आप लोगों को सेपरेट डिस्कशन टाइम भी दे दूंगा. कोई बच्चा मुझसे कहता है कि सर मेरे फिर समझ नहीं आया, आपने असाइनमेंट डिस्कशन में समझा तो दिया था, मेरी फिर समझ नहीं आया, मुझे फिर मसला हुआ, तो फिर क्या होगा बेटा? मुझसे सेपरेट डिस्कशन टाइम नहीं लेना कि सर आपका टाइम चाहिए मुझे 2 सवाल पूछने. मैं बोल दूंगा ठीक है भाई, कल क्लास से पहले डिस्कस कर लेंगे या कल क्लास के बाद डिस्कस कर लेंगे. ऐसा है तो हम आराम सुकून से बैठ के अकेले में सॉल्व भी कर लेंगे, मुझ में सब समझा भी दूंगा आपको. अच्छा सर, ऑनलाइन वाले सेपरेट डिस्कशन टाइम कैसे लेंगे? तो ऑनलाइन वालों के लिए एक व्हाट्सएप की सहूलत भी मौजूद है. व्हाट्सएप मुझे इस नंबर पे आप लोग कर सकते हैं. कोई सवाल समझ नहीं आया, सवाल की पिक्चर ली, मुझे मैसेज कर दिया. अच्छा, मैसेज करने का भी एक तरीका है, आज ही सुन लो. मैसेज आने चाहिए सिर्फ 2. ठीक है? एक सवाल और दूसरा उसके साथ छोटा सा एक वॉइस नोट के सर ये सवाल में मेरे साथ ये मसला हो रहा है. बस आ रही है मेरी बात समझ में? कैसे हैं? बहुत से लोग क्या करते हैं, सलाम लिख के छोड़ देते हैं. बोला सर का रिप्लाई आएगा तो फिर सवाल भेजूंगा, तो मैं पता नहीं कब सीन करूंगा, फिर वो पता नहीं कब देखेगा, फिर कब वो क्यूरी भेजेगा, तो मैं कब आंसर करूंगा. जरूरत नहीं इतनी लंबी करने की. एक पिक्चर भेजो और एक वॉइस नोट भेजो कि सर ये वाला सवाल मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा, काइंडली एक्सप्लेन. खत्म हो गई बात. ऑनलाइन वालों स्टूडेंट्स बात समझ में आ रही है प्यारे बच्चों? नहीं आ रही सर, सब ऊपर से जा रही है हमारे, बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा. नाउ व्हाट नेक्स्ट? अब क्या करेंगे? अब हम अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद, अच्छा मॉक पे नहीं जाएंगे, मॉक से पहले हम करेंगे अपना पूरा सिलेबस पढ़ लिया. अब हम करेंगे ग्रैंड रिवीजन सेशन, जिसको मैं नाम देता हूं वर्कशॉप का, फॉर 5 days. 5 दिन तक हम अपनी वर्कशॉप्स कंडक्ट करेंगे. इस वर्कशॉप्स के अंदर क्या होगा, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आईकेप के एग्जाम से रिलेटेड, 100% गारंटी के साथ वो मैं आपको कराऊंगा. कि उस्ताद बोल दिया ना कि ये वाला सवाल आएगा, तो ये वाला सवाल ही आएगा. उसमें वैल्यूज भी चेंज नहीं होंगी, उसमें ऑप्शंस भी चेंज नहीं होंगे. बहुत से बच्चे ऐसा होता है पेपर दे के आगे मेरे को बोलते हैं सर पेपर आपने तो नहीं बनाया, तो मैं उसको कुछ नहीं बोलता हूँ. मैं क्यों बताऊँ, तुम्हारा काम हो गया ना, है वह काम हो गया, खत्म हो गई बात. ऐसे तो रिवीजन वर्कशॉप्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इस बात को याद रखना. रिवीजन वर्कशॉप्स के बाद हम लास्ट में एक काम करेंगे मॉक, और मॉक के बाद आपको कर देंगे अल्लाह हाफिज. ठीक है ना? अल्लाह हाफिज का मतलब आप पेपर आ जाएगा, पेपर दोगे और फिर कैफ में स्विच कर जाओगे. आपका काम PRC 2 और PRC 4 का ख़त्म हो जाएगा. ठीक है? तो भाई मैं ये वो काम है जो मैं करता हूँ, और बाकी हो सकता है इदारों में नहीं होते हों वो काम, ये वाले, या लोग उस तरीके से फोकस के साथ नहीं करते जो उनका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आता होगा. इसमें किसी का कोई सवाल है तो मुझसे कर लीजिए. और भाई सवाल पूछने की आदत डालो. देखो जो मैं अभी लिख रहा हूँ ना, ये इसकी PDF में अभी ग्रुप पे आपके साथ शेयर कर दूंगा. ठीक है? ड्राइव पर भी आ जाएगी, लेकिन वो एडमिन वालों का काम है ड्राइव के ऊपर अपलोड करना, मेरा काम नहीं है. ठीक है? तो ये वर्किंग PDF भी आपके पास ग्रुप पे आ जाएगी, आप अपने पास नोट्स भी लिखते रहो. नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, घर पे जाके दोबारा क्लास नहीं लूंगा, इफेक्टिव नहीं है वो काम. आपको जो जो बातें मेरी नोट करनी है वो हाथ के हाथ नोट करते रहो. ठीक है? अच्छा बाज़ औक़ात होता है यार, कुछ बच्चों को लगता है कि यार ये सर का अच्छा जुमला था जो मैं भूल जाऊंगा, ज़रूरी था, उसको भी लिखो. ठीक है? कल जगह घर जाके रिवाइज करोगे तो आएगा तुम्हारे जहन में, हाँ यार ये वाली बात बोली थी, ये याद रखनी है पेपर के लिए. ठीक है? तो जो भी नोटिंग है वो मेरे साथ साथ आप करें. रिकॉर्डेड देखकर घर जाके दोबारा से नोट करने का मतलब ये है कि मैं सेल्फ स्टडी का टाइम ना एफिशिएंटली यूज़ नहीं कर रहा. जहाँ मुझे
दूसरे क्वेश्चंस के ऊपर मेहनत करनी चाहिए थी, वहां मैं रिपीटेडली वही काम कर रहा हूँ। आ रही है मेरी बात समझ में? तो इसलिए वो इफेक्टिव नहीं होगा। बस साथ साथ कॉपी करो मेरे पास, ठीक है ना। अभी तो इस तरह से कॉपी करने का कुछ एज सच है नहीं, लेकिन जब मैं सवाल कोई सॉल्व करा दूंगा फिर मैं एक रीजनेबल 2-3 मिनट देता हूँ बच्चे को कि बच्चा सॉल्व कर ले आराम से, ठीक, कॉपी कर ले। ऑनलाइन स्टूडेंट बेटा किसी का कोई सवाल है तो मुझे बताएं, फिर मैं आगे मूव करता हूँ। ओके सो मैंने एक सवाल लिखा है, माई डेजिग्नेशन एट एसटीडी सॉल्यूशंस, ठीक है ना। तो सबसे पहले आता है मैं एक तो डायरेक्टर की पोजीशन होल्ड करता हूँ इस इदारे के अंदर, ठीक है ना। फिर PRC 2 का इंस्ट्रक्टर हूँ और साथ साथ PRC 4 का भी इंस्ट्रक्टर हूँ, ठीक है ना। इसके अलावा क्योंकि एसटीडी सॉल्यूशंस बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और भी करता है, ठीक है ना, जिसमें गवर्नमेंट के टेस्ट वगैरह होते हैं, उसकी प्रिपरेशन भी होता है। तो उसके अंदर भी जब भी मैथ्स और अकाउंटिंग पोर्शन आता है तो वो भी मैं ही पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। और सून हम एक प्रोजेक्ट मज़ीद लॉन्च करने वाले हैं, तो उसके बारे में अभी चीज़ें मैं हाइड रखूँगा, वो नहीं बताऊँगा। लेकिन एक और बड़ा प्रोजेक्ट है CA की तरीके से, तो वो जल्दी लॉन्च होगा, तो उसके अंदर पोजीशंस पे बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब थोड़ी सी काम की बात कर लेते हैं, मूव करें, सब मेरे साथ हैं। अब काम नोट करने वाला है, अब काम नोट करने वाला है, सब मेरे साथ साथ नोट करेंगे, ठीक है। देखो बेटा, हमारे जो PRC 2 की क्लास है आज, तो PRC 2 के हवाले से बात करते हैं। देखो PRC 2 क्वांटिटेटिव मेथड्स जो है ना, वो 2 पोर्शन के ऊपर बेस करता है। इसके अंदर 2 पोर्शन है, एक जिसको हम लोग बोलते हैं मैथ्स पोर्शन, और एक जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैट्स पोर्शन, ठीक है। टोटल PRC 2 के अंदर हमारे पास जो चैप्टर्स है ना, वो 15 चैप्टर्स हमारे पास आते हैं। टोटल कितने चैप्टर्स हैं बेटा? 15 चैप्टर्स हैं। इन 15 चैप्टर्स के अंदर 6 चैप्टर ऐसे हैं जो कि मैथ्स पोर्शन से ताल्लुक रखते हैं। तो 15 में से 6 माइनस करें, कितने बचे? 9। और 9 चैप्टर जो हैं वो स्टैट्स पोर्शन के हैं। छह चैप्टर मैथ्स के हैं और 9 चैप्टर स्टैट्स के। अगर हम इसको परसेंटेज वाइज देखें तो बेटा हमारे पास जो मैथ्स पोर्शन है दैट इज 40%, और जो स्टैट्स पोर्शन है वो हमारे पास है 60%। अभी हम सिलेबस को ओवरव्यू देख रहे हैं, इसके बाद पेपर को ओवरव्यू देखेंगे और फिर हम अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ भी मूव करेंगे, ठीक है भाई। अच्छा, आईकेप ने क्या किया हुआ है? आईकेप ने इन 15 चैप्टर्स को 5 ग्रेड्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। इन 15 चैप्टर्स को आईकेप ने किस में डिवाइड किया हुआ है? 5। अरे बोलो भाई, जोर से बोलो। आईकेप ने इन 15 चैप्टर्स को 5 ग्रेड्स के अंदर, 5 ग्रेड्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है, ठीक है ना। तो आओ हम देखते हैं ग्रेड वाइज। सबसे पहला जो आईकेप ने पोर्शन बनाया है दैट इज बेसिक मैथमेटिक्स का। और बेसिक मैथमेटिक्स की आईकेप ने जो वेटेज रखी है वो 10 to 20 मार्क्स की रखी है। कितनी बेटा? 10 to 20 मार्क्स की आईकेप ने इसकी वेटेज रखी है, ठीक है। इसके साथ साथ सेकंड ग्रेड को आईकेप ने नाम दिया है फाइनेंशियल मैथमेटिक्स।
जहाँ से हम अपना सिलेबस भी स्टार्ट करेंगे। फाइनेंशियल मैथमेटिक्स की ग्रेड जो है वो है 15 से 25 मार्क्स की। फाइनेंशियल मैथमेटिक्स की ग्रेड कितने मार्क्स की बेटा? 15 से 25 मार्क। 25 मार्क का मतलब क्या होता है? ओ भाई 100 मार्क का पेपर है और 25 मार्क का मतलब है 1/4। आपका 1/4 कितना है? सिर्फ फाइनेंशियल मैथमेटिक्स ले जाएगा। और उसमें कितने चैप्टर हैं फाइनेंशियल मैथमेटिक्स के अंदर? सिर्फ और सिर्फ 2 चैप्टर्स हैं। मतलब आपके 15 चैप्टर्स और 2 चैप्टर्स, 15 चैप्टर्स में 2 चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि 25% काम करते हैं। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? 100 मार्क के पेपर में 25 मार्क तो इधर के आ जाएंगे, सिर्फ 2 चैप्टर्स ले जाएंगे। तो वो चैप्टर्स भी क्या होंगे? अच्छे होंगे, भारी होंगे। और हम इंशाल्लाह अपना सिलेबस भी यहीं से शुरू करेंगे। मेरा एक ऑब्जेक्टिव होता है, बहुत से लोग क्या बोलते हैं यार इजी इजी पहले पढ़ाओ, हार्ड को बाद में छोड़ दो। याद रखना, हार्ड बाद में छोड़ने से क्या होता है कि भाई टीचर है ना, मैं तो 15 चैप्टर एक साथ पढ़ा दूं, मुझे मसला नहीं है। मैं चाहूँ एक सवाल कोई चैप्टर कराऊं, फिर दूसरा सवाल का दूसरा चैप्टर कराऊं, तीसरा सवाल तीसरे चैप्टर कराऊं, मुझे कोई इशू नहीं है। बच्चे की समझ ही नहीं आएगा, बोलेगा यार पता नहीं क्या हो रहा है ये तो क्लास के अंदर, कभी कुछ करा रहे, कभी कुछ करा रहे, कभी कुछ करा रहे। तो अगर मैं डिफिकल्ट चीज एंड के लिए छोड़ देता हूं तो उसमें होगा ये कि उसको आपको जहां टाइम ज्यादा देना चाहिए था, क्योंकि पेपर में ज्यादा नंबर्स का आता है, वहां आप उसको टाइम कम दे पाओगे, तो पेपर में फिर आपको मुश्किल होगी। बात समझ में आ रही है? तो डिफिकल्ट चीज को टाइम ज्यादा दिया जाता है ताकि वही चीज मेरे ग्रिप में आ गई ना, तो भाई आपको पता होता है यार 25 नंबर तो यहां से मेरे पूरे हैं, ठीक है, बाकी अब मैं दूसरी जगह से नंबर दूंगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आ रही है बच्चों बात समझ में? थर्ड हमारे पास जो आईकेएप ने ग्रेड रखी है दैट इज डेटा एनालिसिस। और डेटा एनालिसिस की जो ग्रेड है वो देखो बेटा, इधर देखो कितने मार्क्स की है? 20 to 30 मार्क्स। लेकिन इसमें चैप्टर ज्यादा है, 4 चैप्टर्स इसके अंदर आते हैं, ठीक है ना। फोर्थ के ऊपर हमारे पास ग्रेड आती है प्रोबेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन। और बेटा प्यारे बच्चों, प्रोबेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन की ग्रेड भी 15 से 20 मार्क्स की है। सर प्रोबेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कितने चैप्टर्स आते हैं? सिर्फ 2। आप सीन चेक करो, इधर देखो, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स कितने नंबर्स का आ रहा था? 25 मार्क्स का आ रहा था। कितने चैप्टर्स थे? 2। प्रोबेबिलिटी कितने मार्क्स का आ रहा है? 15 से, उसके 25, इसके 20, कितने हो गए? 45 मार्क्स। प्रोबेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कितने चैप्टर हैं? 2। मतलब 4 चैप्टर 45% रखते हैं। आ रही है भाषण में है? लास्ट हमारी ग्रेड दैट इज सैम्पलिंग एंड डिसीजन मेकिंग। और सैम्पलिंग एंड डिसीजन मेकिंग की जो ग्रेड है बेटा वो भी 20 से 25 मार्क्स की ऑन एन एवरेज है, ठीक है। अब एक बच्चा एक काम करेगा, वो सारे लीस्ट काउंट करेगा, सारे मैक्सिमम काउंट करेगा, बोलेगा ये तो ना तो लीस्ट वाले 100 बन रहे हैं ना तो मैक्सिमम वाले 100 बन रहे हैं। ऐसा है या नहीं है? ओ भाई ये फ्लक्चुएट करेगा ना, ऐसा थोड़ी कि सारे मैक्सिमम पे आ जाएंगे या सारे लीस्ट पे आ जाएंगे। कुछ मैक्सिमम पे आएगा, कुछ 20 में आएगा, कुछ लीस्ट पे आ जाएगा। ऐसा है या नहीं है? आ रही ना बात समझ में? अच्छा, हर बच्चे के पास पेपर डिफरेंट आएगा, इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि एमसीक्यूज फॉर्म में अभी पेपर का पैटर्न भी हम लोग डिस्कस करते हैं, पहले जरा सिलेबस वाइज काम हो जाए, ठीक है। अच्छा जी, बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर मेरे प्यारे बच्चों जो चैप्टर्स आते हैं वो आते हैं चैप्टर नंबर 1 to 4, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 से लेकर 4 तक आपके पास बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर आते हैं। फाइनेंशियल मैथमेटिक्स के अंदर कितने चैप्टर्स आते हैं? सिर्फ दो चैप्टर्स आते हैं, चैप्टर नंबर 5 एंड 6। डेटा एनालिसिस के अंदर भी आपके पास आते हैं 4 चैप्टर, चैप्टर नंबर 7 to 10, 7, 8, 9 और
10, ये 4 चैप्टर्स आपके पास इधर आते हैं। प्रोबेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आपके पास चैप्टर नंबर 11 और 12 आता है, और लास्ट वाले ग्रेड के अंदर चैप्टर नंबर 13 टू चैप्टर नंबर 15, 3 चैप्टर्स यहाँ आते हैं। ठीक है, तो ये पूरा सिलेबस आपके पास मैंने लिस्ट डाउन कर दिया है कि क्या क्या आता है क्या क्या नहीं आता। आ रही प्यारे बच्चों बात समझ में है भाई? किसी का कोई सवाल? ऑनलाइन वालों शाबाश पूछो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं या व्हाट्सएप चला रहे हैं? तो सही, अली हैदर का मैसेज आ गया, बस बाकियों का तो नहीं आया। ओके, तो किसी का कोई भी सवाल नहीं है। अब हम चलते हैं अपने पेपर पैटर्न की तरफ कि पेपर कैसे आता है, किस तरीके का होगा, कितने मार्क्स मुझे चाहिए कम से कम एक पेपर को पास करने के लिए। ठीक है ना? तो अपने पास हेडिंग डालना बेटा, एग्जाम पैटर्न। अब एग्जाम पैटर्न के अंदर एक बात को याद रखना, एक तो हर पेपर PRC 1 से लेकर PRC 5 तक हर पेपर आपके पास कितने मार्क्स का है? 100 मार्क्स का है। ठीक है, जो आपका पासिंग जो परसेंटेज है ICAP की वो है 50%। मतलब 100 MCQs 100 मार्क के होंगे, वो 100 MCQs कह रहा हूँ, 50 MCQs आपके पास आएंगे कंसिस्टिंग ऑफ 50 MCQs। हर MCQ आपके पास 2 मार्क का होगा। ठीक है ना? तो 50 MCQs में से आपने 25 MCQs कम से कम सही करने हैं ताकि आपके पास 50% मार्क्स आ जाए। हर MCQ कितने मार्क का है बेटा? 2 मार्क का है। ठीक है, अच्छा इसके साथ साथ एक बात को याद रखना कि आपके QM के अंदर 2 तरीके के सवाल होंगे। एक होंगे कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस और एक होंगे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है ना? कैलकुलेशन वाले सवाल भी आएंगे और थ्योरी वाले सवाल भी आएंगे। ठीक है, सो कैलकुलेशन वाले सवाल आपके एक तो मैथ्स पोर्शन से आएंगे, क्योंकि मैथ्स पोर्शन 40% था। ठीक है, तो 20 MCQs आपके पास मेरे प्यारे बच्चों ऑन एन एवरेज मैथ्स पोर्शन से आएंगे, जो कि टोटली किसके होंगे? कैलकुलेशन के होंगे। ठीक है, स्टैट्स पोर्शन की परसेंटेज किसी को याद है कितनी थी? वेरी गुड। तो स्टैट्स पोर्शन के अंदर से आपके पास थ्योरी से रिलेटेड भी सवाल आएगा और कैलकुलेशन से। तो स्टैट्स का 40% मतलब 20 MCQs आपके पास ऑन एन एवरेज कैलकुलेशन के आएंगे, और बाकी स्टैट्स में से 20% मतलब आपके पास अराउंड 10 MCQs थ्योरी से आएंगे। तो टोटल 50 MCQs में से 20 MCQs मैथ्स पोर्शन के होंगे जो कि कैलकुलेशन के होंगे, 20 MCQs स्टैट्स पोर्शन के होंगे वो भी कैलकुलेशन के होंगे। सिर्फ स्टैट्स में से 10 MCQs ऐसे आएंगे जो कि थ्योरी से रिलेट करते होंगे। ठीक है भाई, तो स्टैट्स पोर्शन की थ्योरी पेपर में आती है, मैथ्स पोर्शन से थ्योरी पेपर में नहीं आती। क्या आपकी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? हाँ भाई, ऑनलाइन में किसी का कोई सवाल है तो मुझसे बताएं। सब सही है बेटा? सब मेरे साथ हैं? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अच्छा, कैलकुलेटर आप लोगों को अलाउ है? तो कैलकुलेटर कोई सा भी ले लो, KCO का
उसमें 8 मोड्स होने चाहिए और हर बच्चे के पास हमारी नेक्स्ट क्लास में कैलकुलेटर लाजमी हो। 8 मोड से, मोड में की होती है, ऑन की होगी, उसके बराबर में मोड की होगी। तो जैसे ही मोड की प्रेस करोगे तो उसमें 8 मोड्स लिखे हुए आ रहे होंगे, ठीक है ना। अगर 8 मोड हैं तो ओके है, अगर 3 मोड हैं या उस 8 मोड से कम है तो हमारा कैलकुलेटर एग्जाम के लिए सफिशिएंट नहीं होगा, ठीक है। तो कैलकुलेटर की तस्वीर भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखो प्यारे बच्चों, केसीयू का कौन सा कैलकुलेटर हमें लेना चाहिए। ये क्या हो गई बात भाई? चलो भाई, ओके। तो बेटा देखो, केसीयू के कैलकुलेटर्स की कुछ पिक्चर्स आपके सामने आ रही होंगी। इनमें से जो फर्स्ट और सेकंड पिक्चर हमारे सामने है, फर्स्ट एक ब्लैक मॉडल है पूरा, ये केसीयू का सेकंड एडिशन है, और उससे पहले एक सिल्वर कलर का मॉडल है, वो केसीयू का फर्स्ट एडिशन है। ये दोनों एडिशंस आपके पेपर के लिहाज से सफिशिएंट है। अच्छा, इन दोनों कैलकुलेटर्स के अंदर 3 मोड वाला भी आता है और 8 मोड वाला भी आता है, ठीक है। वो कैसे पता चलेगा? मोड की प्रेस करेंगे तो पता चल जाएगा कितने मोड्स हैं। तो 3 मोड वाला मत लीजिएगा, 8 मोड वाला कैलकुलेटर ले लीजिएगा, ठीक है। अच्छा अच्छा, एक कैलकुलेटर केसीओ का होता है जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है, क्लासविज, ठीक है। इस क्लासविज में क्या है, देखो इसकी जो ऊपर वाली स्किन है वो ब्लैक कलर की है, बैकग्राउंड वाली स्किन जो है इसकी कौन सी है? व्हाइट कलर की है। जबकि जो मैंने आपको पहला वाला कैलकुलेटर दिखाया था, पहला वाला, वो कंप्लीट ब्लैक है, उसकी सारी कीज भी ब्लैक है और उसकी स्किन ऊपर की और अंदर वाली दोनों क्या है? ब्लैक है। लेकिन इसकी क्या थी, देखो कीज में एक तो व्हाइट भी है, क्रोम वाली कीज भी है, ऊपर वाली स्किन ब्लैक है और नीचे वाली स्किन इसकी क्या है? व्हाइट है। तो ये क्लास विज कैलकुलेटर है, इसके ऊपर लिखा हुआ होता है क्लास विज, केसीओ का ही है, क्लास विज रेड कलर से लिखा हुआ होता है। तो ये आपके एग्जाम में अलाउ नहीं है। ऑल्दो इसकी स्पीड उन दोनों से अच्छी है, ये उन दोनों से डबल प्राइस का भी है। अगर वो आपको मिलेगा ना 3000 का, तो ये आपको मिलेगा 7000 का, 8000 का। स्पीड भी ज़्यादा है, पैसे भी ज़्यादा है, लेकिन एग्जाम में हमारे अलाउ भी नहीं है, ठीक है ना। तो कोशिश करिएगा कि ये वाला मत लीजिएगा, इन फर्स्ट और सेकंड में से कोई से भी कैलकुलेटर ले लेना। अच्छा, जब आप कैलकुलेटर लेने आओ तो बहुत से लोग ओरिजिनल के पीछे लग रहे होते हैं कि हमें ओरिजिनल कैलकुलेटर मिल जाए। ज़रूरत नहीं ओरिजिनल कैलकुलेटर लेने की, ओरिजिनल कैलकुलेटर आपको मिलेगा कोई 3000 3500 रुपये का, ठीक है। इनकी कॉपीज भी आती हैं, फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी। तो फर्स्ट कॉपी ले लेना, वो आपको मिलेगी 1000 1200 1500 रुपये की, ठीक है। तो वो भी सफिशिएंट होती है, आराम से वो आपका चल जाता है, ठीक है ना। ऑनलाइन स्टूडेंट बेटा बात समझ में आ रही है? मैं इन कैलकुलेटर्स की पिक्चर भी आपके लिए यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है ना, और क्लास टेस्ट की पिक्चर भी मैं यहीं डाल देता हूँ ताकि आप लोगों को मसला ना हो। ये ज़्यादा अच्छी है ना, क्योंकि इसमें नाम भी आ जाता है।
ठीक है प्यारे बच्चों, तो मैंने आप लोगों के लिए दोनों लिख दी कि अलाउड कैलकुलेटर्स कौन से हैं और नॉट अलाउड कौन सा है। अच्छा, जो नॉट अलाउड है कैफ में आप निकाल के यूज़ कर सकते हैं, इसको कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जब पीआरसी में अलाउ नहीं है तो हम पीआरसी की पहले बात करेंगे, कैफ की बात तो बाद में करेंगे, ठीक है भाई। थोड़ा सा आगे मूव करें हम लोग, सब मेरे साथ हैं जी प्यारे बच्चों, किसी को कोई मसला? अगर सब मेरे साथ हैं तो फिर हम इंशाल्लाह अभी अपना फर्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट करते हैं, अपना सिलेबस भी पढ़ना आज से ही स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना। चलो, अभी जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज चैप्टर नंबर 5 and 6, मैथ्स पोर्शन का चैप्टर है प्यारे बच्चों। इसमें चैप्टर नंबर 5 है और चैप्टर नंबर 6 है। दोनों चैप्टर्स कनेक्टेड हैं तो हमने इसको कनेक्टेड चैप्टर्स भी के तौर पर ही इसको पढ़ना पड़ेगा। चैप्टर नंबर 5 का नाम है फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, आपकी स्टडी टेक्स्ट के अंदर। और चैप्टर नंबर 6 का नाम है डिस्काउंटेड कैश फ्लोज। जबकि जो हमारी ओल्ड बुक थी, उस ओल्ड बुक के अंदर चैप्टर नंबर 5 का नाम था कंपाउंडिंग। और चैप्टर नंबर 6 का नाम था डिस्काउंटिंग। अच्छा, ये कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग के जो नाम है ना पुरानी बुक से, ये सिर्फ उन्हीं लोगों को पता है जो कि पुराने पैटर्न से, पुराने टाइम से, पिछले टाइम से पढ़ाते हुए आ रहे हैं। आजकल मार्केट में बहुत सारे बच्चे भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, जो कल खुद स्टूडेंट हुआ करते थे। बहुत से तो ऐसे जिन्होंने खुद पेपर नहीं दिया, वो आज ये सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। बात समझ में आ रही है? मतलब एक ऐसा शख्स जिसने खुद पेपर नहीं दिया तो ना उसको पेपर की डेप्थ का पता होगा, ना आईकेप की साइकोलॉजी का पता होगा, उसको कुछ नहीं पता होगा, लेकिन वो शख्स भी पेपर पढ़ा रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे लोगों पे बोलते हैं फितना, ठीक है ना। तो ऐसे लोगों से सेफ भाई। फितना क्या है? ऐसा शख्स जो हमें दीन की बात सिखाए, जिसको खुद नहीं आता हो। आजकल लोग पैंट शर्ट पहने हुए, सूट पैंट पहने हुए और अजीब व गरीब बातें करो तो लोग सुन भी रहे हैं उनको। तो ऐसे लोगों की बातें नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि उसको खुद नहीं पता ना, ठीक है ना। तो कहने का मकसद क्या है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने खुद नहीं पढ़ा, जिन्होंने खुद पेपर नहीं दिया, वो आज पढ़ा भी रहे, तो उनको पुरानी चीज़ों के बारे में पता ही नहीं, ना आईक्यू की साइकोलॉजी के बारे में पता है। तो खैर, पुरानी बुक के लिहाज से चैप्टर नंबर 5 क्या था? फाइनेंशियल मैथमेटिक्स की जगह कंपाउंडिंग नाम था। और चैप्टर नंबर 6 का नाम क्या है? डिस्काउंटेड कैश फ्लोज। तो पुरानी बुक के अंदर क्या था? डिस्काउंटिंग। मतलब वही है, सिलेबस कंटेंट, चैप्टर का कंटेंट वही है, सिर्फ नाम चेंज कर दिए हैं। तो मैं भी आपके साथ ही कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग ही यूज करूंगा नाम। क्यों? क्योंकि मुझे ये ज्यादा मीनिंगफुल लगते हैं इनके चैप्टर से रिलेटेड ही। आ रही है मेरी बात में? जो उसके कंटेंट है उसके अंदर कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग जो है वो ज्यादा मीनिंगफुल है, तो इसीलिए मैं पुरानी बुक के नाम यूज करूंगा। लेकिन मैंने आपके सामने लिख दोनों दिए हैं और ये दोनों को मिला के ही FM बनता है, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, ठीक है। अच्छा, इस फाइनेंशियल मैथमेटिक्स की कुछ इंपॉर्टेंस है, कुछ इंपॉर्टेंस है। देखो, याद रखना, आईक्यू 25 मार्क्स का पूछ रहा है तो कोई बेकार चीज तो होगी नहीं जो आईक्यू 25 मार्क का पूछ रहा है। कुछ ना कुछ तो होगा इस चैप्टर के अंदर, जब भी तो आईक्यू पीआरसी के अंदर 25 मार्क का पूछ रहा है। आओ बताता हूं कि इस चैप्टर के अंदर है क्या क्या और इसमें कहां तक आईक्यू पूछेगा। सबसे पहले चीज, एक तो पीआरसी 2 के अंदर आपके पास कितने % आ रहा है? 25%, ठीक है ना। पीआरसी 2 के बाद थोड़ा सा आप आगे बढ़ोगे, कैफ का सब्जेक्ट है FR1, उसके अंदर आएगा। फिर कैफ का एक और सब्जेक्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं FR2, उसके अंदर आएगा। फिर कैफ का एक और सब्जेक्ट है जिसको बोलते हैं हम CMA,
कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट उसके अंदर आएगा। फिर कैफ का एक और सब्जेक्ट है एमएफए, कैफसेक्स उसके अंदर आएगा। फिर फाइनेंस में आ जाओ, सीए फाइनेंस में CFF1 एफएफआर के अंदर ही आएगा। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ो, BFD उसके अंदर भी आएगा। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ो, MSA उसके अंदर भी आएगा। मतलब आप एक पेपर की, एक टॉपिक की वेटेज को चेक करो, उसकी इंपॉर्टेंस को चेक करो कि आईकैप ने उसको कहां पढ़ाया, पढ़ा कहां रहा है आईकैप, PRC के अंदर, और वो हर पेपर में हर लेवल में कुछ ना कुछ आ रहा है उसका। आ रही मेरी बात समझ में? कहां तक आ रहा है? CA फाइनल, MSA के बाद तो कोई स्टेज नहीं है ना। तो क्या वो टॉपिक फारिग होगा या कुछ काम का होगा? वो काम का नहीं, बहुत काम का होगा। आपकी पहली मोहब्बत इसी चैप्टर से होनी चाहिए अगर CA में रहना है तो। अगर CA में नहीं रहना तो फिर कहीं और मोहब्बत कर लो, कोई मसला नहीं। मोहब्बत का मतलब किसी और चैप्टर से बेटा, ठीक है? गलत नहीं सोचो। आ रही बात समझ में? आगे मूव करने हम लोग, कोई मसला परेशानी? अब हम चलते हैं कि सर इस चैप्टर के अंदर क्या क्या आता है, FM में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो बेटा देखो, FM के दो मेन कंपोनेंट्स हैं, एक कंपाउंडिंग एंड सेकंड चीज डिस्काउंटिंग। क्या होती है कंपाउंडिंग और क्या होती है डिस्काउंटिंग, इसके बारे में हम 5 मिनट बाद डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले इनके सब टॉपिक्स देख लिए जाएं कि क्या क्या टॉपिक्स हैं जो कि हमने इस चैप्टर नंबर 5 और 6 में मिला के पढ़ने हैं। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है इसके अंदर सिंपल इंटरेस्ट। अब इंटर कॉमर्स वाला बच्चा उठेगा, बोलेगा यार सिंपल इंटरेस्ट नाम सुना सुना लग रहा है, पढ़ा है मैंने, ये तो मेरे को आता है। जिसको आता है सबसे ज़्यादा उसी से पूछेंगे सवाल, ठीक है ना? मैं कुछ और बोलने आया था लेकिन मैं रुक गया हूँ। सेकेंड चीज़ हमारे पास आ रही है कंपाउंड इंटरेस्ट। थर्ड हमारे पास आ रहा है मर्जर। मर्जर किसका? सिंपल इंटरेस्ट और SI और CI। SI का मतलब सिंपल इंटरेस्ट और CI का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों को मिला के एक ही सवाल में डालेंगे, ठीक है ना? फोर्थ के ऊपर हमारे पास आ रहा है ऑर्डिनरी एन्युटी। फिफ्थ के ऊपर आ रहा है हमारे पास एन्युटी ड्यू। सिक्स्थ के ऊपर हमारे पास आ रहा है मर्जर। मर्जर किस चीज का? अबे यार तुम समझते नहीं हो, समझदार लोग नहीं हो तुम लोग। हाँ भाई, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ऑर्डिनरी एन्युटी और एन्युटी ड्यू, चारों चीजों को मिला के एक ही सवाल में डाल देंगे। 6 के ऊपर हमारे पास आ रहा है ऑर्डिनरी परपीचुइटी। 8 के ऊपर हमारे पास आ रहा है परपीचुइटी ड्यू। और कोई बताएगा होशियार बच्चा के 9 पे हमारे पास क्या आएगा? तीनों का मर्जर। हाँ ये देखो, ये सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ऑर्डिनरी एन्युटी, एन्युटी ड्यू, ऑर्डिनरी परपीचुइटी और परपीचुइटी ड्यू, सबको मिला के एक ही सवाल में फुल खिचड़ी पकाएंगे। खिचड़ी क्या होती है? सब चीज डालो जो बन जाए वो खिचड़ी है। तो हम भी यही करने बैठे बेटा यहाँ पर, सही है ना? 10th के ऊपर हमारे पास आएगा इसके अंदर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। 11th के ऊपर हमारे पास आएगा नेट प्रेजेंट वैल्यू। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को बोलते हैं हम IRR और नेट प्रेजेंट वैल्यू को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं NPV,
ठीक है। और 11th के ऊपर हमारे पास आएगा, क्या आएगा भाई? अबे हर दफा थोड़ी आएगा भाई, इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, या इसको इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न की जगह इसको लिखो इफेक्टिव एनुअल रेट। जिसको हम लोग बोलते हैं EAR। अच्छा सर, ये कौन कौन से टॉपिक्स कंपाउंडिंग में आएंगे, कौन से टॉपिक डिस्काउंटिंग के अंदर आएंगे, आओ देख लेते हैं। देखो बेटा, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंडिंग में भी आएगा, डिस्काउंटिंग में भी आएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडिंग में भी आएगा, डिस्काउंटिंग में भी आएगा। मर्जर कंपाउंडिंग में भी आएगा, डिस्काउंटिंग में भी आएगा। ऑर्डिनरी एन्यूटी ड्यू इनका मर्जर कंपाउंडिंग में भी आएंगे और डिस्काउंटिंग में आएगा। हाँ, ऑर्डिनरी परपेचुइटी कंपाउंडिंग में नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ डिस्काउंटिंग में आता है। ठीक है, परपेचुइटी ड्यू भी सिर्फ और सिर्फ डिस्काउंटिंग में आएगा, कंपाउंडिंग में नहीं आएगा। लेकिन अब जो हम मर्जर करेंगे उसमें तो परपेचुइटी भी शामिल है ना, तो हम इसके टिक पे दोनों जगह लगाते हैं। लेकिन कीपिंग द व्यू कि ऑर्डिनरी परपेचुइटी और परपेचुइटी ड्यू सिर्फ और सिर्फ डिस्काउंटिंग के अंदर ही आएगा जब भी हम सवाल करेंगे तो। ठीक है ना। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न डिस्काउंटिंग में आता है, कंपाउंडिंग में नहीं आएगा। एनपीवी डिस्काउंटिंग में आएगा, कंपाउंडिंग में नहीं आएगा। और इफेक्टिव एनुअल रेट जो है वो कंपाउंडिंग में आएगा, डिस्काउंटिंग में नहीं आएगा। तो इन कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग के अंदर हमने कुछ ये वाले टॉपिक्स जो है वो पढ़ने हैं। ठीक है, जल्दी से कॉपी कर लो और फिर हम चलते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ। अबिया, अली, हिबा, सब लोग मेरे साथ हैं मेरे प्यारे बच्चों। वेरी गुड। डन, कर ले कॉपी कर ले। 2-3 बस। ठीक है, मेरी क्लास का टाइम स्लॉट फिक्स्ड है 3 से 5। 3 से ऊपर मैं क्लास नहीं लेता, 5 के बाद भी नहीं लूँगा। ठीक है ना। फ्राइडे ऑफ होगा, संडे भी ऑफ होगा। ठीक है, 1 मंथ तक। 1 मंथ के बाद क्या होगा कि संडे को मैं असाइनमेंट डिस्कशन क्लास रखूँगा। मतलब जो आपसे असाइनमेंट में सवाल सॉल्व नहीं हुआ करेंगे ना, फिर वो संडे वाले दिन डिस्कशन हम किया करेंगे। लेकिन अभी नहीं, वो कोई महीने के बाद, क्योंकि अभी तो पहले चैप्टर स्टार्ट होगा। जैसे आज से स्टार्ट कर दिया, चैप्टर पढ़ेंगे 3 हफ्तों तक। ठीक है ना, फिर असाइनमेंट करेंगे आप लोग 2 हफ्तों तक, तो कोई महीने के बाद, 1.5 महीने बाद जाके असाइनमेंट डिस्कशन संडे वाली क्लास होगी। ठीक है ना। आगे मूव करें प्यारे बच्चों, सब मेरे साथ हैं, जल्दी से बता दो। हाँ भाई, कोई मसला परेशानी किसी को? आगे मूव कर लूँ मैं? हैं, चलो लेट स्टार्ट्स विद कंपाउंडिंग। तो अपने पास हेडिंग डालो सो भाई, एक बंदा है हमारे पास जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा। क्या लिखा मैंने? तो नजर ही नहीं आ रहा। अबे भाई, हंस रहा है ये बंदा, कौन हंस रहा है ये कोई नाम हंसने वाला है? देखो जरा। अच्छा, आप पिक्चर भी चेक करें हैं? ये देखो। तो भाई ये मिस्टर बाबू राव है हमारे पास, ये एक बंदा है। और ये बंदा जाता है बैंक। कहाँ जाता है? बैंक जाता है। कहानी सुननी है, सिर्फ कहानी, कुछ नहीं करना, कहानी सुननी है आराम से। ये बैंक जाता है और बैंक जाके बोलता है कि भाई मेरे पास कुछ पैसे हैं, मेरे पास कुछ पैसे हैं, अपने पास डिपॉजिट कर लो। क्या कर लो? डिपॉजिट का मतलब क्या होता है कि हम
पैसा लेके बैंक में जमा करा दें, इसका मतलब होता है डिपॉजिट करना। एक होता है विड्रॉ करना, विड्रॉ का मतलब क्या, बैंक से पैसे लेके आना, सही है ना भाई, ठीक है। तो बाबू राव बैंक जाता है और बैंक जाके क्या सब करता है बेटा, अमाउंट डिपॉजिट करता है। बैंक वाला जो मैनेजर होता है वो बोलता है सर कितना अमाउंट डिपॉजिट करेंगे। अच्छा आज डेट क्या है हमारे पास, 7 जुलाई 2025। आज बैंक गए, बैंक जाके जमा कराया पैसा, और पैसा कितना जमा कराया, डिपॉजिट्स ₹500,000, कितने, 5 लाख रुपए। कह रहा भाई आज 5 लाख रुपए जमा कराऊंगा। तो बैंक मैनेजर बोलता है ठीक है सर, कब तक के लिए जमा कराएंगे। तो इन्होंने कहा कि मैं 7 जुलाई 2035 को आऊंगा पैसे लेने। 7 जुलाई 2000 कितने साल बाद आऊंगा, 10 साल बाद आऊंगा, हैं। तो जब 10 साल बाद में आऊंगा तो मेरा एक सवाल आप लोगों से है, क्या बैंक वाला इनको 5 लाख रुपए ही देगा या कुछ और अमाउंट देगा, सिर्फ ये बताओ कि 5 लाख वापस करेगा या कुछ और अमाउंट देगा, हैं, कुछ और अमाउंट देगा। क्योंकि जब हम बैंक में पैसा जमा करवाते हैं तो बैंक वाले हमें इंटरेस्ट देते हैं, क्या देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं। ऑनलाइन वालों सुन रहे हो ना, तो बैंक वाले हमें क्या देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं भाई। बिल फर्स्ट फॉर एग्जांपल बैंक वाले इसको 10 साल के बाद देते हैं 10 लाख रुपए, कितने देते हैं, 1 मिलियन रुपीस। तो जमा कितने कराए, 5 लाख, मिले कितने, 10 लाख। कितने ज्यादा मिले, 5 लाख रुपए ज्यादा मिले भाई। 5 जमा कराए थे 10 मिल रहे हैं, कितने ज्यादा जमा कराए, 5 लाख रुपए बैंक ने ज्यादा दिए हैं। ये क्या दिया है बैंक ने आपको, बैंक ने आपको क्या दिया है मेरे प्यारे बच्चों, इंटरेस्ट दिया है। इंटरेस्ट कितने लाख रुपए का इंटरेस्ट दे दिया बैंक ने, 5 लाख रुपए का इंटरेस्ट दे दिया। आ रही है बात समझ में। तो देखो 5 लाख जमा कराए थे, 5 लाख का बैंक ने इंटरेस्ट दिया, टोटल कितना हो गया, 10 लाख रुपए हो गया। इस पूरे प्रोसेस का नाम, इस पूरे प्रोसेस का नाम, जिस प्रोसेस से 5 लाख रुपए बन के कितने हो गए, 10 लाख रुपए हो गए, इस प्रोसेस का नाम, जिस प्रोसेस के अकॉर्डिंगली ये 5 लाख किस में कन्वर्ट हो गए, 10 लाख में कन्वर्ट हो गए, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं, बैंक ने करी है हमारे पैसे की कंपाउंडिंग। बैंक ने हमारे पैसे के साथ क्या हरकत करी, कंपाउंडिंग करी है, कि उसने हमारी आज की वैल्यू को, आज की वैल्यू को किस में कन्वर्ट किया है, फ्यूचर की वैल्यू में। भाई 2035 की वैल्यू आज थोड़ी कब है, फ्यूचर में है ना। आज की वैल्यू क्या है मेरी, आज की वैल्यू क्या है, 5 लाख। 7 जुलाई 2025 मतलब आज की वैल्यू क्या है मेरी, 5 लाख। तो बैंक ने क्या किया, हमारे 5 लाख को किस में कन्वर्ट कर दिया, 10 लाख में। मतलब हमारी आज की वैल्यू को किस में कन्वर्ट किया उसने, भाई 2035 आज थोड़ी है, फ्यूचर में होगा ना, है ना। तो हमारी आज की वैल्यू को उसमें किसने कन्वर्ट किया, फ्यूचर के अंदर। तो आज की वैल्यू को फ्यूचर वैल्यू के अंदर कन्वर्ट करने का मतलब क्या होता है, कंपाउंडिंग। आ रही है मेरी बात समझ में। तो आज के बाद कोई आपसे पूछे कि कंपाउंडिंग किसको बोलते हैं, तो आप ये बोलना कि प्रेजेंट वैल्यू को फ्यूचर वैल्यू के अंदर कन्वर्ट करने का प्रोसेस का नाम क्या है, कंपाउंडिंग है, ऐसा ना। अच्छा मैं बोलता हूं फ्रीजिंग क्या है, मिसाल के तौर के ऊपर ऐसे ही पूछो फ्रीजिंग क्या है, तो फ्रीजिंग एक प्रोसेस का नाम है जिसके अंदर एक लिक्विड क्या बन जाता है, सॉलिड बन जाता है ना। तो अगर आपसे मैं पूछता ना फ्रीजिंग क्या है, तो आप क्या बोलोगे, भाई एक लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करने के प्रोसेस का नाम क्या है, फ्रीजिंग। मेल्टिंग क्या है, एक सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के प्रोसेस का नाम मेल्टिंग है। तो इसी तरीके से आज की वैल्यू को फ्यूचर वैल्यू के अंदर कन्वर्ट करने का नाम क्या है, कंपाउंडिंग। बैंक ने मेरे 5 लाख के साथ क्या करी, कंपाउंडिंग करी। ऑनलाइन वालों कंपाउंडिंग का मतलब समझ में आ रहा है, जल्दी से बताओ। शाबाश, वेरी गुड।
अच्छा, कंपाउंडिंग कैसे करी उसने? कोई फूक मार के तो 5 लाख को 10 लाख नहीं कर दिया ना, उसने क्या ऐड किया था? इंटरेस्ट ऐड किया था, ऐसा ही है ना? तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम एक कंपाउंडिंग की डेफिनेशन लिखते हैं, आप लोगों ने अभी कॉपी नहीं करना, तो मैं लिखता हूं कि इट्स सब लोग सुनते रहो, देखते रहो, सिर्फ अभी कॉपी करने का टाइम दूंगा। इट्स अ प्रोसेस, कंपाउंडिंग इट्स अ प्रोसेस which converts your present value, अच्छा प्रेजेंट वैल्यू बोलें या बोलें प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है, एक ही बात है। which converts your present value into, हाँ मेरा भाई, into future value by adding the element of interest over the period of time। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम का मतलब जितने साल के लिए रखोगे उतने साल का इंटरेस्ट आपको मिलेगा। ऐसा थोड़ी 10 साल का रखा है 2045 तक का वो इंटरेस्ट दे देगा, जितने साल गुजारोगे उतने साल का इंटरेस्ट मिलेगा, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ऐसा ही है ना? तो कॉन्सेप्ट क्या है बेटा? कंपाउंडिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो आपकी आज की वैल्यू को किस में कन्वर्ट करता है? फ्यूचर वैल्यू के अंदर। कैसे कन्वर्ट करेगा? बाय एडिंग द एलिमेंट ऑफ इंटरेस्ट। बात समझ में आती है? बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है, इसमें कोई अंग्रेजी नहीं झाड़ी, कोई मैंने ऐसी जबान यूज नहीं करी जो आप लोगों की समझ में ना आए। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है प्यारे बच्चों? जल्दी से बताओ। चलें जी, तो शाबाश पे इस चीज को अपने पास नोट डाउन करें, फिर हम आगे मूव करते हैं। हाँ, नोट डाउन करने का ये मतलब नहीं बाबूराव की तस्वीर ही बनाने बढ़िया ना, ठीक है, सिर्फ ये डेफिनेशन और एग्जाम्पल लिखे। शाबाश, जल्दी से। ऑनलाइन में किसी का कोई सवाल है तो प्यारे बच्चों मुझसे कर लो, शाबाश। हिबा बेटा आपका जवाब नहीं आ रहा है मेरे पास, अली का और अभिया का तो आ रहा है। हिबा, ओके।
थोड़ा पानी दे दो यार ठंडा। डन एवरीवन, आगे मूव कर लें। चलो ओके, अब देखो फाइनेंशियल मैथमेटिक्स के अंदर ऑनलाइन स्टूडेंट सबने लिख लिया बेटा? अभिया ने तो हो गया है, अभिया का, अली और हेबा। ओके तो देखो बेटा, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स के अंदर ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है सवाल की टाइमलाइन बनाना। क्या बोलो? सवाल की टाइमलाइन बनाना। अब सर ये टाइमलाइन क्या चीज है? सबसे पहले टाइमलाइन की इंपॉर्टेंस बताता हूँ। देखो टाइमलाइन का मतलब होता है एक सवाल के अंदर तो वर्डिंग भी यूज होती है ना, तो सवाल की वर्डिंग्स को एलिमिनेट करके जो उसके अंदर नंबर जो रेट्स वगैरह दिए हुए हैं उसको एक पिक्चर की फॉर्म में देना, दैट इज योर टाइमलाइन। टाइमलाइन जरूरी क्यों होती है? क्योंकि जब हम कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन करते हैं तो क्योंकि उसमें इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा होती है, नंबर्स ज्यादा होंगे, रेट ज्यादा होंगे, ठीक है ना, टाइम भी डिफरेंट होंगे, तो उसको एक पिक्चर की फॉर्म में लाने के लिए यानी कि समराइज करने के लिए टाइमलाइन बनाना जरूरी है। ठीक है, तो टाइमलाइन क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल मैं 5 साल की टाइमलाइन बनाता हूं। एयर 0, एयर 1, एयर 2, एयर 3, एयर 4 एंड एयर 5। 5 साल की टाइम। अब बच्चा बोलेगा तो 6 साल हो गए, हुए 6 साल या नहीं हुए हैं? अभी मैं अगर बोलूं कि सीए स्टार्ट किए हुए कितना कितना टाइम हो गया, तो 1 साल कब होगा? 2026 में जाके 1 साल होगा ना, है ना? तो फिर 1 साल बोलोगे, अभी थोड़ी बोलोगे 1 साल हो गया स्टार्ट हुए हुए, नहीं ना। तो साल कैसे गिनते हैं? ऐसे गिनते हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल और 5 साल। देखो हो रहे हैं 5 साल। तो साल कैसे गिनते हैं कि एक पॉइंट ऑफ टाइम से, कहां से? एक पॉइंट ऑफ टाइम। तो यहां पर 6 पॉइंट ऑफ टाइम है। पॉइंट ऑफ टाइम कितने हैं यहां पर? 6। एयर 0 से लेकर 1 2 3 4 5 तक 6 पॉइंट ऑफ टाइम है, लेकिन नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं? 6 साल है, 5 साल है। कैसे कि एक पॉइंट ऑफ टाइम से दूसरे पॉइंट ऑफ टाइम पे स्विच करोगे तो फिर 1 साल गुजरेगा। आ रही है बात सुने बेटा? तो मैंने 5 साल की आपके सामने एक टाइमलाइन बनाई है, और एयर 0 हमारे पास, मैं ऐसा लिख देता हूं, ऐसा कर देता हूं इसको, ये वो दिन है जहां पे आपने जाकर डिपॉजिट करवाया था, ठीक है। और एयर 5 वो होगा जहां पर आपको पैसा मिलता है, जहां पे फ्यूचर वैल्यू आपको मिलती है, ठीक है ना। अच्छा, डिपॉजिट जहां पे करवाते हैं ना उसको मैं बोलता हूं आज का दिन। क्या बोलता हूं? आज का दिन। और आज का दिन का मतलब क्या होता है? एयर 0। बोलो, आज के दिन का मतलब क्या होता है? एयर 0। और हम इसकी डेट लिखते हैं 1 जनवरी। हाँ भाई, तुम्हारा बर्थ ईयर कौन सा है? शुक्र है 2010 नहीं बोला तुमने, हैं? 2006। तो 1 जनवरी 2006 है, अज्यूम कर लिया आप लोगों ने, हैं? मुझे बताओ एयर 1 क्या है? एयर 1 क्या है? साल का आखिरी दिन। तो एयर 1 कब होगा? देखो एयर 0 क्या था? 1 जनवरी था ना 2006। तो एयर 1 क्या है? इस साल का आखिरी दिन। तो साल का आखिरी दिन क्या होता है? बोलो, 31 दिसंबर 2006। ऐसा ही है। तो फिर एयर 2 क्या होगा? 31/12/2007। हाँ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ऑनलाइन वालों, शाबाश। यहां मैं इन डेट्स को ऊपर लिखता हूं। जी भाई, मुझे तो एयर 3 को डेट क्या होगी? एयर 3 की डेट क्या होगी? हाँ भाई, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एयर 3 की डेट बताओ। एयर 3 की डेट क्या होगी? इकतीस दिसंबर 2008। वेरी गुड।
हिबा और अली आप लोग भी बताएं बेटा, शाबाश। एयर 4 की डेट क्या होगी? 31/12/2009। और अगर आप लोगों ने एयर 5 की डेट बता दी तो मजा आ जाएगा। एयर 5 की डेट मेरे प्यारे प्यारे बच्चों जल्दी बताओ। 31 दिसंबर 2010। वेरी गुड, शाबाश। 31 दिसंबर 2010। ये बात समझ में आ रही है? मतलब आप लोग देख सकते हैं कि 6 पॉइंट ऑफ टाइम बनाए थे। साल का पहला दिन सिर्फ एक जगह आया है, कहां पर? एयर 0 पे। और बाकी हर पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर क्या आ रहा है? पीरियड का एंड। हर पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर क्या आ रहा है? पीरियड का एंड। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ऑनलाइन वालों, ये डेट समझ में आ रही है किस तरीके से मैंने दी है बच्चों? डेट समझ में आ रही है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ओके, वेरी गुड। अच्छा, थोड़ा सा ट्विस्ट करूं, थोड़ा सा ट्विस्ट करूं, नहीं कर लूं? चलो ओके। मुझे बताओ, आप लोगों को 31/12/2006 लिखा हुआ नजर आ रहा है? रुक जाओ, पानी पी लो। 31/12/2006 लिखा नजर आ रहा है? कहाँ लिखा हुआ है? एयर 1 पे है। आज के दिन पे थोड़ी लिखा हुआ है 31/12। आज के दिन पे तो 1 जनवरी लिखा हुआ है 2006। 31/12/2006 आपको कहां लिखा हुआ नजर आ रहा है बेटा? अब डेट सुनो, 1 जनवरी 2007। 1 जनवरी 2007। 1 जनवरी 2007 इस पूरी टाइमलाइन में कहां होगा? 1 जनवरी 2007। अभी या बेटा एयर 2 पे तो 31 दिसंबर 2007 आ गया ना, 2007 का खत्म हो गया। मैं कह रहा हूं 1 जनवरी 2007। 1 जनवरी 2007। अच्छा एक बात तो बताओ, चलो एक हिंट देता हूं, हिंट सुनो। 31 दिसंबर 2006 माइंड में डेट आ गई? 31 दिसंबर 2006 आ गई माइंड में? अब 1 जनवरी 2007, इन दोनों डेट्स में कितना डिफरेंस है? इन दोनों डेट्स में कितना डिफरेंस है? हाँ भाई, मैं लिखता हूं 31/12/2006 और 1 जनवरी 2007। हाँ प्यारे बच्चों, सोचो, दिमाग पे जोर डालो। अगर दिमाग पे नहीं तो घुटनों पे जोर डालो। बोलो, कितने दिन का फर्क है इन दोनों डेट्स में? मैं बोलता हूं एक दिन का भी नहीं है। और बोलो, और सोचो। ओ भाई, एक साल का कैसे हो सकता है भाई? एक साल का कैसे हो सकता है मुझे बताओ। अगर 2008 बोलता ना फिर बोलते एक साल का। ये तो अगले दिन हो जाएगा ना। कुछ भी नहीं है। मैं बोलता हूं एक सेकंड का भी फर्क नहीं है। कैसे? और भाई रात को 12 बजे से पहले क्या होगा? 31 तारीख 12 महीना 2006 होगा। और रात को 12 बजे के बाद क्या बन जाएगा? 1 जनवरी 2007 बन जाएगा। आ रही है मेरी बात समझ में? इन दो डेट्स में कितना फर्क है सर? एक सेकंड का फर्क है। एक सेकंड से पहले क्या था? 31/12/2006 था। और एक सेकंड के बाद क्या हो जाएगा? 1 जनवरी 2007 हो जाएगा। तो क्या अगर मुझे 1 जनवरी 2007 लिखना हो तो क्या मैं टाइमलाइन में एक अलग से लाइन लगाऊंगा? नहीं, हम इसी डेट को 1 जनवरी 2007 भी लिख सकते हैं। एक ही बात है। आ रही है मेरी बात समझ में? तो फिर मुझे बताओ, क्या मैं इसको 31/12/2007 को क्या मैं लिख सकता हूं कि 1 जनवरी 2008 है? एक ही बात है ना बेटा। और क्या इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 1 जनवरी 2000
और इसको भी मैं लिख सकता हूं कि 1 जनवरी 2010। क्या ये बात भेजे में बैठ रही है या नहीं बैठ रही है? सर आपने आखिरी वाले पे नहीं लिखा। तो एक बात को याद रखना, क्या याद रखना है? टाइमलाइन में पहला पॉइंट ऑफ टाइम और आखिरी पॉइंट ऑफ टाइम। पहला पॉइंट ऑफ टाइम हमेशा साल का पहला दिन, ठीक है। आखिरी पॉइंट ऑफ टाइम हमेशा साल का। ये दोनों पॉइंट ऑफ टाइम के नेचर फिक्स्ड है। जो बीच वाले हैं चार, एयर 1, एयर 2, एयर 3, एयर 4, ये डुअल नेचर के। ये पहले साल का आखिरी दिन भी रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरे साल का पहला दिन भी रिप्रेजेंट करते हैं। इनकी दोनों डेट्स हो सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन की थीम के ऊपर, क्वेश्चन के नेचर के ऊपर हम इनको डेट देंगे। या तो सबको 31/31/31/12 दे देंगे, या तो सबको 1 जनवरी 1 जनवरी 1 जनवरी दे देंगे, जैसा भी सवाल के अंदर लिखा हुआ होगा। लेकिन 1 जनवरी कभी भी आखिरी वाले पॉइंट ऑफ टाइम पर नहीं आएगा। क्या ये मेरी बात आप लोगों के भेजे में बैठती है या नहीं बैठती? ऑनलाइन वालों पजल तो नहीं हो रहा है? बिल्कुल सिंपल सी बात कर रहा हूं। शाबाश, इस चीज को अपने पास नोट डाउन करें। और किसी का कोई सवाल है तो मुझसे करे बेटा, शाबाश। हमेशा याद रखना, सवाल करने से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। जी बेटा, 31 तारीख का, बिल्कुल उसी उसी थीम पर है। क्योंकि हमने गैप रखना है पूरा 365 दिन का, पूरा 12 महीने गैप रखना है, वरना साल कंप्लीट नहीं होता। ठीक है बेटा, बस वेल, वेरी गुड, शाबाश बेटा। अली और अबिया, वेरी गुड। नोट डाउन कर लें तो फिर मुझे इंडिकेट करें ताकि हम आगे मूव कर सकें। डन एवरीवन? हो गया? ऑनलाइन वालों बेटा डन? चलो अब थोड़ा सा आगे मूव करते हैं, टाइमलाइन के ऊपर ही मजीद डिस्कशन अब करते हैं, ठीक है ना। मुझे एक बात बताएं, जब एक बंदा जमा करवाने जाता है पैसे, तो वो हमेशा याद रखना एयर 0 पे जमा करवाएगा। कब जमा करवाएगा? अगर आपके सवाल में लिखा हुआ है आप पर्सन डिपॉजिटेड ₹50,000, तो अज्यूम करना कि इसने कब जमा कराए थे? एयर 0 पे। और एयर 0 की डेट क्या होगी? 1 जनवरी। एयर अपने पास से लिख लेना। अगर सवाल में मेंशन नहीं है तो 1 जनवरी करके एयर अपने पास से डाल देना, जो तुम्हें एयर अच्छा लगता है, ठीक है भाई। अच्छा, तो फर्स्ट डे के ऊपर जो अमाउंट होता है बेटा, उसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट वैल्यू। और इसका दूसरा नाम, तमीज वाला नाम है प्रिंसिपल वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू बोले या प्रिंसिपल वैल्यू बोले, एक ही बात है, ठीक है। अच्छा, वो अमाउंट जो आपको साल के आखिरी दिन मिलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? फ्यूचर वैल्यू भी बोलते हैं, और उसको हम लोग कंपाउंडेड वैल्यू भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ,
एक बंदे ने प्रिंसिपल वैल्यू जमा करवाई ₹50,000, ठीक है बेटा, और उसको मिले लेट से 1,00,000 रुपए है भाई। कितने जमा कराए उसने, कितने मिले उसको? इसका मतलब पूरे 5 सालों में कितना इंटरेस्ट उसको मिला है? 50,000 का। भाई 50 जमा कराए थे, 1,00,000 मिल गए, तो पूरे 5 साल में, पूरे 5 साल में उसको कितना इंटरेस्ट मिला? 50,000 का। ये इंटरेस्ट कब मिलता है? तो 5 सालों के ऊपर अगर 50,000 रुपए को डिवाइड करोगे तो हर साल कितना इंटरेस्ट मिला? सही है ना भाई? है ऑनलाइन वालों, समझ में आ रही है बात? 50 जमा कराए थे, 5 साल के बाद कितने मिले? 1,00,000। कितने ज्यादा मिले? 50 ज्यादा मिले। कितने साल पे मिले? 5 साल में मिले। तो हर साल कितने का इंटरेस्ट मिला? 10,000 रुपीज का इंटरेस्ट मिला। ये इंटरेस्ट कब मिलता है? ये इंटरेस्ट मिलता है साल खत्म होने पर। ये इंटरेस्ट कब मिलता है? इसका मतलब आपके अकाउंट में बैंक वाला जमा करवाएगा 10,000 रुपए ईयर 1 पे, फिर जब एक और साल खत्म होगा तो फिर 10,000 जमा करवाएगा, फिर जब एक और साल खत्म होगा फिर 10,000 जमा कराएगा, फिर जब एक और साल खत्म होगा फिर 10,000 जमा कराएगा, और फिर जब एक और साल खत्म होगा फिर 10,000। सर फ्यूचर वैल्यू किस परसेंटेज के लिहाज से होगा? परसेंटेज के बारे में बात नहीं कर रहे अभी, हिबा बात करेंगे, अभी करते हैं थोड़ी सी देर में। परसेंटेज पे अभी नहीं जा रहे, ठीक है? अभी सिर्फ अमाउंट पे खेलते हैं, परसेंटेज का काम अभी थोड़ी सी देर में। तो मैंने क्या बोला कि 50,000 जमा करवाए, हर साल कितने कितने हजार मिल रहे हैं? 10,000। तो पहले साल जब 10,000 मिले तो अकाउंट का बैलेंस कितना हो गया? 60,000। फिर दूसरे साल भी 10,000 मिले, कितने हो गया? 70। फिर तीसरे साल भी 10,000 मिले, कितना हो गया? 80। फिर चौथे साल भी 90, और फिर पांचवें साल भी मिले 1,00,000 हो गया। और देखो 1,00,000 मैंने क्या लिखी है? फ्यूचर वैल्यू लिखी है। तो इस बात को याद रखना कि इंटरेस्ट कब मिलता है? साल खत्म होने के ऊपर। अच्छा एक चीज और, इंटरेस्ट का मैकेनिज्म किस तरीके से काम करता है? कभी क्रेडिट कार्ड यूज किया है? क्रेडिट कार्ड एक होता है डेबिट कार्ड, जिसको हम एटीएम कार्ड भी बोलते हैं, वो नहीं, एक होता है क्रेडिट कार्ड के बस स्वैप किए जाओ, अकाउंट से पैसे नहीं कट रहे होते, वो मंथ के एंड के ऊपर कटते हैं पैसे। तो क्रेडिट कार्ड पे क्या होता है कि मिसाल के तौर के ऊपर हर महीने की एंड के ऊपर आपको अकाउंट सेटल करना होता है। 30 तारीख को अगर आपने 1,00,000 रुपए देने थे क्रेडिट कार्ड के, तो अगर आप 31 तारीख को पे करोगे तो वो 1 दिन का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। अगर आप 1 तारीख को दोगे तो वो 2 दिन का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। आ रही बात समझ में? तो इंटरेस्ट जो है ना वो डे टू डे बेसिस के ऊपर चार्ज होता है, लेकिन हमें दिखता नहीं है ना, हमें रिसीव होता है। रिसीव कब होता है? साल के एंड पे, ताकि जब इंटरेस्ट जमा हो जाएगा तो फिर एक साथ दे दिया जाता है। लेकिन आपको मैकेनिज्म बता रहा हूं कि इंटरेस्ट कब चार्ज होता है? डे टू डे, रोजाना की बेसिस के ऊपर इंटरेस्ट आपको मिलता है, लेकिन आपको रिसीव कब होगा? साल के एंड के ऊपर। आ रही है मेरी बात समझ में? तो हमेशा याद रखना कि इंटरेस्ट आपको साल के एंड के ऊपर रिसीव होता है। जो अमाउंट आप ईयर 0 पे जमा कराते हैं उसको प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं या प्रेजेंट वैल्यू बोलते हैं, और जो अमाउंट आपको फ्यूचर में मिलता है टाइमलाइन खत्म होने के ऊपर उसको आप कंपाउंडेड वैल्यू भी बोलते हैं, और उसके अंदर इंटरेस्ट और प्रिंसिपल वैल्यू शामिल होती है, ठीक है? एक और छोटी सी चीज, प्रिंसिपल वैल्यू को हम कैपिटल पी से डिनोट करते हैं, ठीक है? फ्यूचर वैल्यू को हम कैपिटल एस से डिनोट करते हैं, इंटरेस्ट के अमाउंट को हम कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। P से हम प्रिंसिपल वैल्यू को डिनोट करेंगे, S से हम फ्यूचर वैल्यू को डिनोट करेंगे, और कैपिटल I से हम इंटरेस्ट के अमाउंट को डिनोट करेंगे, ठीक है बेटा? I का मतलब इंटरेस्ट का अमाउंट है ना, तो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट को I से डिनोट करेंगे, और S को हम फ्यूचर वैल्यू से डिनोट करेंगे। तो फ्यूचर वैल्यू को तो F से डिनोट करते,
तो कंपाउंडेड वैल्यू भी तो है, प्रिंसिपल वैल्यू दोनों पी से शुरू होते हैं, तो इसीलिए उसको बुक बोलती है पी का सिंबल दे दो। लेकिन कंपाउंडेड वैल्यू तो सी से शुरू हो रहा है, फिर फ्यूचर वैल्यू एफ से शुरू हो रहा है, तो इसीलिए हम उसको फिर एक इंडिपेंडेंट लेटर से डिनोट करते हैं जो कि है एस। ठीक है ना। डन एवरीवन। डन बेटा। तो चलो आज रिवाइज करते हैं कि आज हमने फाइनेंशियल मैथमेटिक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़ी। सबसे पहले तो इसकी हमने एक इंपॉर्टेंस देखी थी कि कहाँ से शुरू हो रहा है, PRC 1 से PRC 2 से शुरू हो रहा है, कैफ के अंदर भी आ रहा है। ये सारे सब्जेक्ट्स आपके पास जो है वो कैफ के थे, और ये सारे सब्जेक्ट आपके पास CFEP और MSc के थे। ठीक है ना। फिर हमने ये देखा कि बेटा FM के अंदर कौन कौन से सब टॉपिक्स हैं। अभी एक भी सब टॉपिक हमने शुरू नहीं करा, अभी सिर्फ हमने कंपाउंडिंग की डेफिनेशन देखी है। बात समझ में आ रही है? और सिर्फ एक बेसिक ओवरव्यू लिया कि टाइमलाइन क्या होती है, इंटरेस्ट कब मिलता है कब नहीं मिलता, आज की वैल्यू को क्या बोलते हैं, फ्यूचर की वैल्यू को क्या बोलते हैं, ऐसा ना। ठीक है। इनमें से एक भी टॉपिक स्टार्ट नहीं किया, कल इंशाल्लाह पहले टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कंपाउंडिंग किस प्रोसेस का नाम है? उस प्रोसेस का नाम है जो आपकी प्रेजेंट वैल्यू को किस में कन्वर्ट करता है, फ्यूचर वैल्यू के अंदर कैसे कन्वर्ट करता है कि इंटरेस्ट का अमाउंट ऐड कर देता है। ठीक है ना। बाबू राव वाली हमने एग्जांपल उसके ऊपर देखी, और फिर हमने टाइमलाइन सीखी थी कि ईयर 0 क्या है, साल का पहला दिन मतलब आज का दिन, इसकी डेट चेंज नहीं होती। ठीक है ना। और जो लास्ट ईयर होता है पॉइंट ऑफ टाइम, उसकी भी डेट चेंज नहीं होती। डुअल नेचर वाले कौन से होते हैं? जो कि बीच के होते हैं, वो पहले साल का आखिरी दिन भी रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरे साल का पहला दिन भी रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? कल से हम इसके कैलकुलेशन के ऊपर मूव करेंगे ताकि आप लोगों के मजीद कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते रहें। जी बेटा, कोई मसला नहीं है, तो फिर वो सब चेंज होती रहेगी, फ्यूचर में भी चेंज कर देंगे हम। ठीक है ना। अच्छा, जब भी ऐसा होता है ना कि डेट फर्स्ट को छोड़ के कुछ और होती है, तो फिर वहाँ पे फ्यूचर की डेट्स भी सवाल में मेंशन होती है। फिर हमें डेट्स के ऊपर वर्किंग, अभी तो हम ईयर वाइज कर रहे हैं ना, फिर मंथ वाइज भी करेंगे, फिर डेट वाइज भी करेंगे, मजीद कॉम्प्लेक्स करते रहेंगे ना उसको। आवर्स वाइज नहीं होगी बस, अभी ईयर वाइज होगी, फिर 7th वाइज भी होगी। ठीक है ना। बाद औक़ात क्या होता है 1.5 ईयर का भी होता है, 2.5 ईयर का भी गेम होगा, तो फिर वो अभी आगे करेंगे इंशाल्लाह। देखो एंड तो 30 को ही होगा, ठीक है, एंड 30 को ही होगा, सही है ना। लेकिन जो पहले पॉइंट ऑफ टाइम होगा, पहले साल जो होगा, उसमें फिर हम 5 दिन कम कंसिडर करेंगे। ठीक है, 5 दिन का इंटरेस्ट कम मिलेगा ना यार, पूरे साल का इंटरेस्ट थोड़ी मिलेगा। तो फिर वो इंटरेस्ट को प्रोपोर्शनेट करना कैसे होगा वो भी मैं बताऊंगा आप लोगों को। अभी आगे बहुत दुनिया आ रही है, इतनी दुनिया तुम्हारी सोच है। सर ग्रुप में PDF शेयर कर दें बुक की। ओके, PRC 2 की बुक भी मैं ग्रुप में शेयर करवा देता हूँ, खुद शेयर कर देता हूँ बल्कि, और बुक की PDF के साथ साथ इस लेक्चर के रिकॉर्डेड वीडियो भी भेज दें काइंडली। अच्छा देखो, रिकॉर्डेड वीडियो जो है ना आपको अपलोड हुआ करेगी क्लास के 3 से 4 घंटे के बाद, क्योंकि हमारी जो रिकॉर्डेड वीडियोस होती हैं, जो लेक्चर आप देख रहे हो ऑनलाइन, ये रिकॉर्ड हुआ होगा कोई 5 GB 6 GB 7 GB 8 GB के ऊपर, तो फाइल बहुत बड़ी होती है। तो फाइल को अपलोड करने में, फाइल का साइज रिड्यूस करने में, और फिर इसको दोबारा रीअपलोड करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है ना। तो एक रीजनेबल टाइम 3 से 4 घंटे के अंदर रिकॉर्डेड लेक्चर सेम डे के ऊपर ही आपके पास अपलोड हो जाता है। बच्चों की साइकोलॉजी होती है कि यार यहाँ क्लास खत्म हुई 10 मिनट बाद रिकॉर्डेड लेक्चर आना चाहिए, आ ही नहीं सकता। ठीक है प्यारे बच्चों, बाकी ये PDF वगैरह मैं आपके साथ ग्रुप के ऊपर शेयर कर देता हूँ। ठीक है, चलो अपना ख्याल रखना, कल की क्लास लाजमी लीजिएगा ताकि आपको मज़ीद इंटरेस्ट पैदा हो। इंशाल्लाह कल की क्लास लोगे, बहुत मज़ा आने वाला है। सही है, चलो अल्लाह हाफिज़। मोस्ट वेलकम बेटा।